Hello students, welcome back in a new video and today's topic is endomembrane system। तो बेटा अभी तक हमने क्लास 11 चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ का सेल मेम्ब्रेन तक जितने भी टॉपिक्स हैं, ठीक है ना, सेल मेम्ब्रेन तक जितने भी टॉपिक्स हैं उन सब की वीडियोस हमारे चैनल पे अपलोड कर दी हैं, ठीक है, आप वो सब देख सकते हो। आज का जो टॉपिक है हमारा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है। तो पिछली वीडियो से मैंने एक टर्म का जिक्र किया था और वो टर्म है हमारे पास में सेल ऑर्गेनेल्स। ठीक है, क्या होते हैं सेल ऑर्गेनेल्स हमें पता है, बहुत सारे सेल ऑर्गेनेल्स के हम नाम जानते हैं, फंक्शंस भी जानते हैं, ठीक है, क्लास 9th में भी हमने इनके बारे में काफी सारी चीजें पढ़ी, लेकिन अब थोड़ा सिस्टमेटिक मैनर से इन चीजों को हम डिटेल में समझेंगे। लेकिन हमें पता है कि भाई क्या है सेल ऑर्गेनेल्स, दीज आर द डिस्टिंक्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, कि साइटोप्लाज्म के अंदर डिस्टिंक्ट लिविंग स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि क्या होते हैं हमारे पास में सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं। जैसे हमारे पास में माइटोकॉन्ड्रिया है, लाइसोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, ठीक है ना, गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह लो, गोल्जी apparatus कह लो, अभी समझाऊंगा सारी चीजें, चिंता वाली कोई बात नहीं, वैक्यूल्स कह लो, कितने सारे सेल ऑर्गेनेल्स के नाम हम जानते हैं। तो अब एक गजब का टॉपिक है हमारे पास में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो ये टॉपिक कैसे शुरू होता है मैं आपको बात बताऊं कि हमें पता है भाई कि जितने भी मेम्ब्रेनस, किसकी बात कर रहा हूं, जितने भी मेम्ब्रेनस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, जितने भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स की अगर अपन बात करें तो वो सब डिस्टिंक्ट हैं, ठीक है ना, किसमें, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी उनके स्ट्रक्चर अलग अलग, उनके फंक्शंस अलग अलग, ठीक है ना। तो भाई क्या कहती है हमारा पहला पॉइंट, एनसीईआरटी की लाइनें हैं, व्हाइल ईच ऑफ द मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स, यानी जितने भी मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स हैं सबकी बात की जा रही है, वो क्या है, डिस्टिंक्ट हैं, किसमें, इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, स्ट्रक्चर और फंक्शन के बेसिस पे वो अलग अलग हैं बेटा, इतना पता चल गया अभी। पर उनमें से कई ऐसे हैं, मैनी ऑफ देम, ठीक है ना, उनमें से कई ऐसे हैं जो कि मिलकर एक सिस्टम में रह के काम करते हैं, उनके जो फंक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेटेड हैं एक दूसरे के साथ में, उनके जो फंक्शंस हैं क्या है, कोऑर्डिनेटेड है बेटा, और कोऑर्डिनेटेड फंक्शंस होने के कारण वो एक सिस्टम बना लेते हैं। कई सारे ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स हैं, मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनेल्स, जो कि उनके जो फंक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेटेड होने के कारण, आपस में जुड़े होने के कारण वो मिलकर एक सिस्टम की तरह काम करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ऐसे सिस्टम होते हैं ना। वो रेस्पिरेटरी सिस्टम का गोल क्या है, रेस्पिरेशन को अकम्प्लिश करना, पर उसके अंदर कितने सारे ऑर्गन्स पार्टिसिपेट करते हैं, सबके स्ट्रक्चर फंक्शन सबके अलग अलग, पर मिलकर तो एक गोल को अकम्प्लिश कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, ऐसे एक सिस्टम में रहकर काम कर रहे हैं। जैसे नर्वस सिस्टम है, एक सिस्टम की तरह काम करता है, बहुत सारे पार्ट्स इसके अंदर मिल मिलकर काम करते हैं, करते नहीं करते हैं, तो बस ऐसे ही मान के चलो। पर अब समझेंगे यहां पर सिस्टम का मतलब क्या है, कैसे इनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड है, वो अभी डिटेल में हमें समझ में आएगा, हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तब हमें ये समझ में आने लगेगा। यानी मैनी ऑफ दीज आर कंसीडर्ड टुगेदर एज एन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, इनमें से कई सारे मिलकर क्या बना लेते हैं, एक सिस्टम की तरह काम करते हैं, और उस सिस्टम का नाम है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, ठीक है। एंडो मींस अंदर, मेम्ब्रेन मतलब मेम्ब्रेनस और सिस्टम, यानी अंदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स का एक सिस्टम बना हुआ है, अंदर मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेल्स का एक सिस्टम बना हुआ है सेल के अंदर, उसको अपन क्या कहेंगे, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और क्यों बना हुआ है वो सिस्टम, क्योंकि उनके फंक्शंस कोऑर्डिनेटेड हैं, उनके जो फंक्शंस हैं वो क्या है बेटा, कोऑर्डिनेटेड है, आपस में क्या है, वो कोऑर्डिनेटेड है। अब इनका कोऑर्डिनेशन का मतलब हम समझेंगे, यहां पर कोऑर्डिनेशन का क्या मतलब है, किस तरीके से उनके फंक्शंस जुड़े हुए हैं, ठीक है, किस तरीके से उनके फंक्शंस आपस में कोऑर्डिनेटेड हैं, वो भी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वो सारी चीजें एकदम क्लियर हो जाएंगी कि भाई आपस में जुड़े तो हैं, पर किस तरीके से वो अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। इतना पता चल गया कि भाई, इतना समझ में आ गया सिस्टम का एक जनरल मीनिंग क्या हमें पता है ना, सिस्टम का जनरल मीनिंग, बात बायोलॉजी की नहीं हो रही है कहीं पे भी, सिस्टम का क्या मतलब है, व्हेन मेनी थिंग्स but together to accomplish a function or a specific goal, ठीक है,
then these things are called in a system। जब बहुत सारी चीजें मिलकर, जब बहुत सारे लोग मिलकर किसी एक गोल को अकम्प्लिश करने के लिए, पूरा करने के लिए मिलकर काम करते हैं, उन सबको हम क्या कहते हैं? ये सब सिस्टम में है। ठीक है बेटा, यहां तक की बात हो गई। तो द एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स, इस एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर क्या क्या इंक्लूड है? वैसे मैं ट्रिक्स वगैरह को ज्यादा पसंद नहीं करता, पर थोड़ी मजेदार है इसलिए बता रहा हूं। याद रखना है तो रखो, नहीं रखना तो मत रखना, क्योंकि सीख तो आप वैसे भी जाओगे, कोई बड़ी बात नहीं है। ये जरूर नहीं कि आप ट्रिक से ही सीखने वाले हो, पर कुछ के लिए ये बड़ी हेल्पफुल है, कुछ लोगों के लिए। ठीक है ना? और आप समझ रहे हो मैं किन की बात कर रहा हूं? कुछ बच्चों के लिए जो थोड़ा सा देखो बेचारे भूल जाते हैं। ठीक है, कहीं कहीं की होती है, थोड़ा मतलब निकल जाते हैं दिमाग से, तो उनकी गलती नहीं होता है, किसी किसी के साथ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनके लिए भी हमारे पास में एक चीज है। वैसे अच्छा ही रहता है कि हम चीजों को नॉर्मली याद रखें। फिर बता दूं, थोड़ी फनी सी ट्रिक है। ठीक है, जैसे आपने एक टर्म सुनी होगी, क्यों नहीं सुनी होगी, बंगाली। ठीक है ना, बंगाली। तो मैं इस बंगाली को ऐसे लिख दूं अगर आप कहो तो, ठीक है ना, बंगाली लिख दिया। चलो इसको बाय बना दो, कोई दिक्कत थोड़ी। वैसे भी बंगाली ऐसे थोड़ी लिखते हैं, गलत तो ये वैसे भी है, तो बंगाली लिखना ही है तो ऐसे लिख देते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, तो इसका हिस्सा कौन कौन है इस एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का? पहले यहां देख लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER से शो करेंगे इसको, ER। आगे मैं पूरा नहीं लिखा करूंगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और इसके बाद सबसे पहले यही पढ़ाऊंगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। ठीक है, गोल्गी apparatus या गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। अब यहां कैसे सेट हो रहे हैं? V4 वैक्यूल्स, EN for एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सीधा लिख दूं ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, अब बात आते हैं हमारे पास गो फॉर गोल्गी apparatus, या गोल्गी कॉम्प्लेक्स कह लो, बात एक ही है। और लाइसोसोम, सिंपल है ना, बंगाली, बड़ा आराम से याद हो जाता है ऐसे, बाकी वैसे भी याद रहेगा। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स या गोल्गी apparatus, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स। बड़ा सिंपल है, अभी समझ में आ जाएंगी सारी चीज, कैसे इनके फंक्शंस आपस में जुड़े हैं, धीरे धीरे अपने आप याद हो जाते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये ट्रिक भी हो गई छोटी सी, याद रख लेना क्या जा रहा है। ठीक है, क्या मेरा थोड़ा अब आगे की बात करते हैं बेटा। ठीक है, ये ट्रिक हो गई हमारे पास में एक प्यारी सी। ठीक है, डस्टर कहां गया? 1 सेकेंड, यस हियर इट इज। इतनी बात हो गई, अरे ये मैंने रेस क्यों कर दिया? याद रहेगी, याद रहेगी आप लोगों को। इसको रोक के वीडियो को एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, इसका भी, ये वाला पार्ट भी, बाकी आपको याद रहेगा। अच्छा जी, अब बात करें सिंस द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। अब बात कर रहे हैं सिंस द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम्स। ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है। ठीक है ना, ये भी मेम्ब्रेन बाउंड है। अब इनके जो फंक्शंस हैं वो आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इसलिए किसका हिस्सा आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, और किससे भी कोऑर्डिनेटेड नहीं है, किससे भी रिलेटेड नहीं है इस ऊपर वाले सिस्टम से, इसलिए इनको सिस्टम का हिस्सा नहीं मानते। यानी इनके जो फंक्शंस हैं वो कोऑर्डिनेटेड नहीं है किसके साथ? इस ऊपर वाले सिस्टम के साथ में, इसलिए इनको सिस्टम से बाहर रखा गया है। यानी सिंस द फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सीसोम्स आर नॉट कोऑर्डिनेटेड विद द अबव कंपोनेंट्स, ये जो ऊपर वाले कंपोनेंट्स हैं, these are not considered, इसलिए इनको कंसीडर नहीं किया जाता, इसलिए कंसीडर नहीं करते। so these are not considered। ठीक है ना, सो लगा दो, ओके। so these are not considered as part of endomembrane system। अच्छा, इसका भी प्यारी सी ट्रिक, अब देखो मैं बताने पर क्या करूं, ऐसी जब कोई ऐसी चीज आती है बतानी पड़ती है। इसकी बड़ी प्यारी सी ट्रिक है भाई, किस किस के बारे में बात कही है एनसीईआरटी ने? PCM, P4 पेरोक्सीसोम्स, ठीक है भाई, C4 क्लोरोप्लास्ट, देन M4 माइटोकॉन्ड्रिया। ये वाली मुझे बड़ी पसंद है, मैं इसको आपको इतनी जगह बताऊंगा। ये वाली PCM वाली देखो, हाइंड ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से होते हैं? हाइंड ब्रेन जो होता है ना,
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हैंड ब्रेन। हैंड ब्रेन के पार्ट्स कौन कौन से हैं? पोन्स वेरोली, सेरिबेलम, मेडुला ऑब्लोंगाटा। एक टॉपिक पढ़ाऊंगा फोटो रेस्पिरेशन, क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। फोटो रेस्पिरेशन से रिलेटेड सेल ऑर्गेनेल्स कौन से हैं? पता है कौन कौन से हैं? ये तीनों हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड पेरोक्सिसोम्स। यस, वही पीसीएम यहां लग जाती है। और भी बताऊंगा प्लांट एनाटॉमी, प्लांट मॉर्फोलॉजी के अंदर भी बताऊंगा ये वाली ट्रिक। तो ये सिंपल सी बात है, बाकी आपको वैसे भी याद रहने वाला है। तो ये जो तीनों हैं, ये इससे ऊपर वाले जो ऑर्गेनेल्स हैं इनके साथ में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, इनका फंक्शन इसलिए ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है। यहां तक का आप स्क्रीनशॉट लो, वो बंगाली वाली बैठा लेना ट्रिक, ठीक है ना, वो लिख लेना आप लोग क्या करना है इसके साथ में, ठीक है, वो आप कर लोगे एडजस्ट, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट लो और आगे बढ़ते हैं फिर इसके बाद। तो हम सबसे पहले बात करेंगे बेटा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। सबसे पहले किसकी बात करेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है ना, ईआर की बात करेंगे। तो आपके सामने डायग्राम है, जो कि एग्जैक्टली मैंने एनसीईआरटी के बेसिस पे बनाया पूरा डायग्राम, क्योंकि आपको पता है एनसीईआरटी इज द बेस्ट। हम एक्सप्लेन करेंगे सारी चीजों को, एनसीईआरटी से भी एक्स्ट्रा डेटा पढ़ेंगे जो कि हमारे लिए जरूरी है, ठीक है ना। इतना ज्यादा भी नहीं पढ़ेंगे कि बेवजह का टाइम खराब हो, लेकिन जो जरूरी चीज वो करेंगे, लेकिन एनसीईआरटी के बेसिस पे चलेंगे, ठीक है भाई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अब पहले मतलब समझो कि भाई ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या सिस्टम है, इसका है क्या ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी हुई किसकी? सेल की, यानी इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जब इसको ऑब्जर्व किया गया, तो एंडो मतलब इनसाइड, अंदर, एंडो का मतलब इनसाइड, प्लाज्मिक मतलब साइटोप्लाज्म, रेटिकुलम मतलब नेटवर्क ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स, यानी साइटोप्लाज्म के अंदर, ठीक है ना, साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क मिला ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स का, और इसको क्या नाम दिया गया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एज यू कैन सी। अच्छा भाई, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये मैंने कनेक्टेड दिखाया आपको किसके साथ? न्यूक्लियस के साथ। देखो ये न्यूक्लियस है बेटा, इधर का ऐसा शो नहीं किया मैंने, जरूरी भी नहीं है, इधर पूरा कंप्लीट न्यूक्लियस है बेटा, है ना। तो न्यूक्लियस के साथ इसको कनेक्टेड दिखाया है। कैसे? न्यूक्लियस की जो आपको पता है डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस, तो इसकी जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ना न्यूक्लियस की, ठीक है, न्यूक्लियस की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये उसी के साथ कनेक्टेड है। देखो आउटर मेम्ब्रेन के साथ, ये आउटर मेम्ब्रेन है, ये इनर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, तो ये उसी के साथ कनेक्टेड है। ये हो रहा कनेक्टेड है नहीं है, यहीं से कनेक्टेड है और यहीं से नेटवर्क पूरा फैला हुआ है, ठीक है ना। यहीं से हमारे पास पूरा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम फैला हुआ है, देखिए यहीं से शुरू हुआ है वो। इतना क्लियर हो गया? यहां तक की बात बिल्कुल क्लियर है। अब कहां से होता है ये, इसका एक्सटेंशन कहां से होता है? फ्रॉम द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस, ठीक है ना, वहीं से इसका एक्सटेंशन होता है, वहीं से ये कनेक्टेड होती है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एज यू कैन सी। दिख रही है हमें? यहां तक की बात हो गई, तो इतना भी हमें दिमाग में रखना है। अब हमें ना कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आ रहे हैं इसके ऊपर। देखो ये वाला स्ट्रक्चर आपको नजर आ रहा होगा कि भाई क्या है ये ब्लैक डॉट्स, तो ये बेटा राइबोसोम्स है, ठीक है ना, प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल। सेल की प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इनको, क्योंकि यहां ये किसमें मदद करते हैं? राइबोसोम्स प्रोटीन सिंथेसिस में मदद करते हैं, इसलिए इनको प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं। अच्छा भाई, अब जब इसके ऊपर राइबोसोम्स आए थे ना, ज्यादातर यही दिखता है, ओपनली ऐसा देखने को मिलता है कि इसके ऊपर क्या होते हैं? राइबोसोम्स होते हैं। तो ये सरफेस जो होती है ना इसकी, और कहां होते हैं? ऑन द आउटर सरफेस। ध्यान रखना बेटा, आउटर सरफेस पर राइबोसोम्स मिलते हैं। कहां पर मिलते हैं? आउटर सरफेस, फिर बता रहा हूं आउटर सरफेस पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसकी आउटर सरफेस पर ज्यादातर राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं, और वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिस पर राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं आउटर सरफेस पर, वो रफ हो जाती है, इसलिए उसका नाम पड़ जाता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, RER, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब जिस पर नहीं है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसके पास नहीं है, कौन? राइबोसोम्स नहीं है उसकी आउटर सरफेस पर अटैच, तो वो स्मूथ लगती है देखने में, तो उसको क्या बोल देते हैं? SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एज यू कैन सी। दिख रहा है आराम से? सारी बातें बिल्कुल क्लियर है। अच्छा भाई, जब हमें यह पता है कि ये प्रोटीन से राइबोसोम्स से अटैच्ड है, और राइबोसोम्स
अच्छा, ये राइबोसोम से अटैच्ड है, राइबोसोम्स इससे अटैच्ड है सब, ठीक है ना। ये राइबोसोम्स जो है इसके साथ में अटैच हो गए, बहुत सारे जुड़ रहे हैं राइबोसोम्स। और राइबोसोम्स किस चीज का काम करते हैं, ये हेल्प करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। बहुत सारे राइबोसोम्स हमें यहां पर जुड़े हुए दिख रहे हैं आर के साथ में, ठीक है। और राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस। तो अब हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास में रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उन सेल्स के पास ज्यादा मिलेगी, क्या ज्यादातर उन सेल के पास में ये खूब मिलेगी जो प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली इन्वॉल्व होती है, जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में एक्टिवली इन्वॉल्व होती है उन सेल्स में। और किसमें मदद करेगी ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अपने चिपके हुए राइबोसोम्स की मदद से प्रोटीन सिंथेसिस में। इज दैट क्लियर और नॉट? अच्छा, स्मूथ की बात करें, स्मूथ वाली जो है हमारे पास में ये मेजर साइट होती है बेटा, किसके लिए, लिपिड के सिंथेसिस के लिए। किसके लिए, लिपिड के सिंथेसिस के लिए, ठीक है ना। ये लिपिड सिंथेसिस के लिए मेजर साइट है। जब लिपिड का नाम सुनते हैं ना तो स्मूथनेस का पता चलता है अपने आप के, हाँ दिमाग में एक ही चीज आती है कि हाँ किसी स्मूथ चीज की बात हो रही है। जब भी हम लिपिड का नाम लेते हैं तो हमें लगता है कि बाकी किसी स्मूथ चीज की बात की जा रही है। तो ये किसका साइट है हमारे पास में, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये साइट होती है बेटा लिपिड सिंथेसिस की मेजर साइट है, ध्यान रखना। अच्छा, यहां तक की बात हो गई। अब हमारे आपको एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं। जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स हमारे अंदर बनते हैं एनिमल सेल्स में, जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनते हैं, जैसे हमारे अंदर बता दूं आपको मैं, एस्ट्रोजन है, टेस्टोस्टेरोन है, प्रोजेस्टेरोन है, ठीक है ना। ये सारे कैसे स्टेरॉयडल हार्मोन्स हैं। अब स्टेरॉयड एक तरीके का क्या है, लिपिड, तो वो भी किसके अंदर बनते हैं, SER के अंदर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एनिमल सेल्स में जो स्टेरॉयडल हार्मोन्स बनते हैं, जैसे मैंने एग्जांपल बता दिए, तो उनके लिए भी साइट कौन होती है, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये कुछ बातें जो कि बेटा एनसीईआरटी बेस्ड हो गई, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में लेके चलेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। तब तक आप पहले एक काम करो, इसका आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद इसको नोट आउट करो, ठीक है। अब बात करें बेटा, तो जो गार्नियर थे ना बेटा, गार्नियर नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किनको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। लेकिन उसने क्या नाम दिया था इसे, अर्गेस्टोप्लाज्म। क्या नाम दिया था, अर्गेस्टोप्लाज्म। गार्नियर वो शख्स था जिसने सबसे पहले ऑब्जर्व किया था किसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, और क्या नाम दिया था, अर्गेस्टोप्लाज्म। तो फिर ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टर्म किसने दी थी, पोर्टर ने। किसने दी थी, पोर्टर। क्लियर है ना ये बात, ध्यान रखना। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप स्टडी से इसको डिस्कवर किया गया था, ये बात भी अपन को क्लियर है। अच्छा, एक और बात, आगे बढ़ते हैं कि भाई ये जो हमारे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, हमें पहले डिस्कस कर चुके हैं, एक मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है, ठीक है। और मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो ये केवल किसमें मिलेगा, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर। ये बताने वाली बात नहीं, हमें समझ में आती है चीजें, पहले भी हम प्रोकैरियोटिक सेल जब पढ़ाई थी तब ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं बेटा, है ना। तो द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑफन शोज, मैंने एक बात और कही थी आपसे, ओपनली यही होता है, ज्यादातर ऐसा ही होता है, ओपन शोज राइबोसोम्स। अच्छा, कौन से राइबोसोम्स है बेटा, ये 80S, कौन से वाले ही है हमारे पास, 80S, ठीक है। राइबोसोम्स अटैच टू देयर आउटर सरफेस। कहां पर अटैच होते हैं बेटा, आउटर सरफेस पर अटैच होते हैं, ध्यान रखना, कहां पर, आउटर सरफेस पर अटैच होते हैं। इतना क्लियर है। फाउंड ओनली इन द यूकैरियोटिक सेल्स, एब्सेंट है इसमें प्रोकैरियोट्स के अंदर, प्रोकैरियोट्स कह लो या प्रोकैरियोटिक सेल कह लो, क्योंकि बेचारे यूनिसेलुलर ही होते हैं वो, ठीक है। आगे बात करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के टाइप्स। तो अगर राइबोसोम्स अटैच्ड हैं तो रफ हो जाएगी, इसलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर नहीं है तो स्मूथ हो जाएगी, तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आरईआर फ्रीक्वेंटली किन सेल्स के अंदर ऑब्जर्व होगी, ठीक है ना, फ्रीक्वेंटली है ज्यादातर, और ज्यादा किसके अंदर ऑब्जर्व होगी, वो मिलेगी हमारे पास में उन सेल्स में जो कि, अच्छा ये पॉइंट ढंग से समझ लेना, आरईआर इज फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व, किसके अंदर फ्रीक्वेंटली ऑब्जर्व होगी, वो सेल जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व होगी किसमें, प्रोटीन सिंथेसिस और सीक्रेशन। प्रोटीन सिंथेसिस एंड सीक्रेशन में जो सेल इन्वॉल्व होगी उनमें अपन को फ्रीक्वेंटली देखने को मिलेगा कौन, आरईआर। क्यों मिलेगा, राइबोसोम्स अटैच्ड हैं। दे आर एक्सटेंसिव एंड कॉन्टिन्यूअस विद द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन से ये क्या होते हैं,
कनेक्ट होते हैं और एक्सटेंडेड होते हैं, फैले हुए होते हैं। सिंपल बात है, बता रखा है, डायग्राम में दिखा रखा है आपको। एसिआर इज द मेजर साइट फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड। ये भी बता दिया मैंने आपको, ये किसके, एसिआर किसके साथ, किसके सिंथेसिस की मेजर साइट है, लिपिड के सिंथेसिस की। और एग्जांपल बताया था मैंने आपको, एनिमल सेल्स में बनने वाले स्टेरॉयडल हार्मोन्स कहां सिंथेसाइज होते हैं, एसिआर के अंदर। इसका स्क्रीनशॉट लो और इसको नोट आउट करना बेटा, है ना। अब आगे बात करते हैं बेटा। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है अपने पास में, अब उसके अंदर का स्ट्रक्चर होगा एक तो बेटा, मतलब उसके अंदर का रीजन, स्ट्रक्चर नहीं रीजन, यानी उसके अंदर क्या है, और बची हुई सेल के मतलब उसके बाहर क्या क्या है, ठीक है ना, वो सारी चीजें। यानी वो सेल को दो कंपार्टमेंट में डिवाइड कर देगा, एक वो जो उसके अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर वाला कंपार्टमेंट है, और एक वो जो उसके बाहर है, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स, ठीक है, इंट्रासेलुलर, इंट्रासेलुलर, अच्छा इसका मतलब समझो। इंट्रासेलुलर का मतलब है एक सेल के अंदर की बात की जा रही है, एक सेल के अंदर की बात की जा रही है, इंट्रासेलुलर यानी एक सेल के अंदर की बात की जा रही है बेटा, है ना। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिवाइड्स इंट्रासेलुलर स्पेस of a cell into two distinct कंपार्टमेंट्स, दो कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देता है, एक वो जो उसके अंदर है और एक वो जो उसके बाहर है। तो दो पार्ट्स हो गए हमारे पास, दो डिस्टिंक्ट कंपार्टमेंट कौन कौन से हो गए हमारे पास। एक तो हो जाएगा बेटा हमारे पास में ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एक हो जाएगा एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट, एक्स्ट्रा ल्यूमिनल, ठीक है ना। एक तो हो जाएगा हमारे पास में ल्यूमिनल और एक हो जाएगा हमारे पास एक्स्ट्रा ल्यूमिनल। ल्यूमिनल मतलब इनसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये हो जाएगा आउटसाइड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और अपन क्या कह सकते हैं, साइटोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म। यानी बचा हुआ जो अपन के पास में जो साइटोप्लाज्म उसकी तो बात हो रही है, उसके बाहर बचेगा क्या, साइटोप्लाज्म, ठीक है। बाकी जो उसके अंदर पड़े रहेंगे वो चीजें यानी साइटोप्लाज्म में आ जाएंगी। अरे अपन सीधा सीधा साइटोप्लाज्म भी तो बोल सकते हो, जगह को पड़े तो उसी के अंदर है ना, तो साइटोप्लाज्म लिख सकते हैं अपन यहाँ पर सिंपली, क्योंकि एनसीईआरटी वही अपन को बताती है। पर ऐसे नहीं आएंगे उसके बाहर के रीजन में, तो सर हम ये भी लिख सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया है, ये है वो है, नहीं, साइटोप्लाज्म, बाकी सब तो उसी में पड़े रहेंगे, सीधा साइटोप्लाज्म। और एनसीईआरटी ने डायरेक्टली हमें क्या दिया हुआ है, साइटोप्लाज्म, क्या दिया हुआ है बेटा, साइटोप्लाज्म। अच्छा जी, यहां तक की बात हो गई। अब थोड़ा हम डिटेल में चलेंगे, ये बात तो एनसीईआरटी की हमारी कंप्लीट हो गई। अब बेटा जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, वो कोई एक तरीके के स्ट्रक्चर से मिलकर नहीं बना, उसमें ना तीन तरीके के स्ट्रक्चर, तो अब हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे वेसिकल्स हैं, सिस्टर्ने हैं, ट्यूब्यूल्स हैं, अब उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। यानी वो कितने तरीके के स्ट्रक्चर से मिलकर बनेगा, 3 टाइप्स के स्ट्रक्चर से वो मिलकर बनेगा, ठीक है ना। इतने का स्क्रीनशॉट ले लेना, मैं हटा दूं ये, चलो हटा देता हूं इसको, यस ये ले लो आप स्क्रीनशॉट। आगे बढ़ते हैं। तो ये कितने स्ट्रक्चर से मिलकर बनेगा, 3 टाइप के ऐसे स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है, देखना कौन कौन से, कोई आगे समझा। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज कंपोज्ड ऑफ 3 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, 3 टाइप के स्ट्रक्चर से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। क्या क्या है वो स्ट्रक्चर भैया, बात करते हैं उनकी। सिस्टर्ने, ठीक है, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स। क्या है बेटा, वेसिकल्स, सिस्टर्ने, ट्यूब्यूल्स, वेसिकल्स,
ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बनता है। कौन कौन से? सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स और वेसिकल्स, इनसे मिलकर फॉर्मेशन होता है इसका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब इनकी डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। इनके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं बेटा उन तीनों कंपोनेंट्स की, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। सबसे पहले बात करते हैं सिस्टर्नी। ये लॉन्ग फ्लैटेंड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो हमने बनाए थे ना, वो ऐसे करके बनाए थे, याद करो, ऐसे ऐसे करके वो स्ट्रक्चर्स बने हुए थे ना, नहीं बने हुए थे स्ट्रक्चर्स, ठीक है। वो जो स्ट्रक्चर्स थे वो क्या थे? सिस्टर्नी। क्या थे बेटा? वो सिस्टर्नी, ठीक है ना, ध्यान रखना। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो कैसे है ये? लॉन्ग फ्लैट, ठीक है, एंड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स है which are इंटरकनेक्टेड, और वो इंटरकनेक्टेड भी थे, देख लेना डायग्राम में। वेसिकल्स की बात करें, वेसिकल्स तो हमेशा कैसे होती है? ओवल शेप्ड की होती है, ठीक है ना, ओवल, ठीक है ना, ओवल शेप्ड की तो होती है वेसिकल्स जो होती है वो ज्यादातर, ठीक है ना। ओवल और राउंड दो शेप होती है वेसिकल्स की ज्यादातर, ठीक है। ओके बेटा, तो ये ओवल शेप होती है। कैसी होती है? वेसिकल्स होती है हमारे पास ओवल शेप्ड होती है, मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर्स। और कैसी है? वैक्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं। तो जब हम ओवल की बात करते हैं तो ये दोनों ही इंक्लूड से हो जाते हैं हमारे पास में, यानी ओवल, राउंड, आसपास के स्ट्रक्चर, ठीक है ना, राउंड होना और ओवल होना। वैक्यूल्स कैसी होती हैं? ऐसे वैक्यूलर जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, वैक्यूल्स जैसे स्ट्रक्चर होते हैं। तो हमारे पास ये कैसे हैं? ओवल, मेम्ब्रेन बाउंड, वैक्यूलर स्ट्रक्चर जैसे होते हैं ना, वैक्यूल्स होती हैं, ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं हमारे पास में, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। ब्रांच और अनब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं, कौन से? ट्यूब्यूल्स जो होते हैं हमारे पास में। ट्यूब्यूल्स जो होते हैं वो कौन से स्ट्रक्चर होते हैं? ब्रांच और अनब्रांच स्ट्रक्चर्स, जो हमने साइड में बनाए हुए थे ना, ध्यान होगा आपको, ऐसे कर करके बनाए हुए थे, बना रखे थे, नहीं बना रखे थे, तो वो क्या थे हमारे पास? ट्यूब्यूल्स। ओके बेटा, आगे बढ़ते हैं। यहां तक की बात हो गई कि सिस्टर्नी वो पार्ट है जिस पर हमने आपको अटैच दिखाया था, किसको? राइबोसोम्स को। तो राइबोसोम्स आर फाउंड अटैच्ड, किससे? सिस्टर्नी से। ना इससे अटैच्ड है ना इससे अटैच्ड है, ध्यान रखना, इनसे राइबोसोम्स अटैच्ड नहीं है, इतना पता चल गया। अच्छा भाई, यहां पे एक क्वेश्चन और है, मैं आपको आगे नोट करवा दूंगा, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कि ज्यादातर जो राइबोसोम होते हैं, ठीक है ना, वो अपने 60s यूनिट से, अब ये क्या है वो समझाता हूं मैं आपको अभी आगे की वीडियो, सॉरी आगे के पार्ट में, ठीक है ना, मतलब आगे जब मैं आपको नोट्स बताऊंगा उसके अंदर बताऊंगा मैं आपको, ये नोट भी मैं आपको लगवा दूंगा कि भाई ये जो राइबोसोम है वो कैसे अटैच होते हैं। तो राइबोसोम की दो यूनिट होती हैं, एक लार्जर यूनिट और एक स्मॉलर यूनिट। तो इसमें ज्यादातर लार्जर जो यूनिट होती है 60s 80s, राइबोसोम की लार्जर यूनिट कौन सी होती है? 60s होती है। उस लार्जर यूनिट की मदद से ज्यादातर अटैच होते हैं, किससे? सिस्टर्नी से। और कौन सी प्रोटीन की मदद से? राइबोफोरेन प्रोटीन, अभी लिखवा दूंगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे नोट लगवा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहां तक की बात हो गई। एसोसिएटेड विद प्रोटीन सिंथेसिस, बताने की जरूरत नहीं है, राइबोसोम्स से ही क्लियर हो जाती बात हमारे पास में, बार बार बातें नहीं करेंगे इससे रिलेटेड। आगे चलते हैं। ओनली एंडोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर फाउंड इन स्पर्मेटोसाइट। स्पर्मेटोसाइट, ये आपको जब सिंपल सी चीज बताता हूं मैं आपको, स्पर्मेटोजेनेसिस जब मैं पढ़ाऊंगा, स्पर्म का फॉर्मेशन, ठीक है ना, कैसे होता है, उसमें एक स्टेज होती है हमारे पास स्पर्मेटोसाइट, ठीक है ना। स्पर्मेटोसाइट आता है अपन के पास में, उसमें यानी स्पर्म का जब फॉर्मेशन हो रहा होता है तो वही की एक स्टेज है। तो उसमें मिलने वाला एकमात्र एंडोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर कौन सा है? वो है वेसिकल। इंपॉर्टेंट हो जाता है अपने आप में, ठीक है बेटा। ओके जी, अब बात करें ट्यूब्यूल्स की। पार्टिसिपेट इन द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स एंड स्टेरॉल्स। ये लिपिड्स और स्टेरॉल्स के सिंथेसिस में पार्टिसिपेट करते हैं कौन? ट्यूब्यूल्स। तभी बता दिया था हमने, ट्यूब्यूल्स से तो शो किया था वहां पर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे एसोसिएटेड है हमारे पास में? लिपिड सिंथेसिस और स्टेरॉल्स के सिंथेसिस से रिलेटेड। स्टेरॉल्स नया वर्ड आ गया आपके पास में, तो क्योंकि एनसीईआरटी के एक्सप्लेनेशन तो पढ़ रहे हैं अपन के पास में, तो लिपिड्स और स्टेरॉल्स के सिंथेसिस में मदद करता है। आगे बात करते हैं, और ये आपके पास में सुनो, ये जितने भी स्ट्रक्चर हमारे पास हम लोग पढ़ते हैं ना, अपन के पास आता है जैसे स्टेरॉल्स, स्टेरॉइड्स, ये जो सारी चीजें आती हैं, ये है क्या? एक तरीके के लिपिड है। ये मैं आपको बायोमोलिक्यूल्स के अंदर और बेटर समझाऊंगा,
ठीक है ना। अभी फिलहाल समझ लो, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। फाउंड एबंडेंटली इन द सेल्स रिलेटेड टू सिंथेसिस एंड सीक्रेशन ऑफ, ठीक है ना। सुन लो, ये सीधी सीधी बात कि ये रिलेटेड, ये अपन को ज्यादातर किसके अंदर मिलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा किसके अंदर मिलते हैं, ये बहुत ज्यादा किसके अंदर मिलते हैं, जो कि सिंथेसिस और सीक्रेशन से रिलेटेड सेल्स होती हैं, जैसे सेल्स ऑफ ब्रेन एंड पैंक्रियास। इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान रखना। ज्यादा डिटेल में अभी तो अपन को डॉक्टर बनना नहीं है, यही किसी क्लास के अंदर हमें चीजों को बहुत ज्यादा इकट्ठा नहीं करना है कलेक्ट करके, इंपॉर्टेंट डेटा हमारे पास होना चाहिए थोड़ा सा, ठीक है। इसका ले लो सर, ये इसमें क्या रिलेशन है, उसके डीप में चले क्या ऐसी वीडियो में नहीं। सिंपल सी बात है, हमें समझना है इन चीजों को कि हाँ भाई ये चीज हमारे पास में काम की है, बस कि हाँ इतना हमारे पास एग्जाम पूछा सकता है, इनफ है, ठीक है ना। और जो चीज जरूर होती है मैं अपने आप बता देता हूं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। आगे बढ़ जाए तो ये एबंडेंटली किसके अंदर मिलती है उनके पास में, उन सेल्स के अंदर जो सिंथेसिस और सीक्रेशन से रिलेटेड है, जैसे ब्रेन सेल्स एंड पैंक्रियाटिक सेल्स, पैंक्रियास से रिलेटेड सेल्स। ये एबंडेंटली मिलती है किसके अंदर, पैंक्रियाटिक सेल्स के अंदर। ये भी पैंक्रियाटिक सेल्स के अंदर एबंडेंटली मिलती है, और ये उन सेल्स में कॉमन है। किन सेल्स में कॉमन है ये, जो कि किससे सिंथेसिस से रिलेटेड है, लिपिड्स और स्टेरॉल्स के सिंथेसिस से रिलेटेड है। इसका स्क्रीनशॉट लो एंड नोट इट आउट। अब बात करते हैं बेटा आरईआर और एसईआर के बीच के डिफरेंस की, कि इनके बीच में क्या डिफरेंस है। कई सारे डिफरेंसेस ऐसे हैं जो पहले डिस्कस हो चुके हैं, उन्हीं बातों से रिलेटेड होंगे। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और मैंने इसके अंदर ऐड कर दी हैं, जैसे राइबोसोम्स आर अटैच्ड ऑन द आउटर सरफेस, पता है हमें, इस पे नहीं होती, ये भी पता है। आगे बढ़े, अच्छा ये पॉइंट मैंने आपको बताया था कि ये मैं ऐड करूंगा। लार्जर यूनिट, अच्छा भाई हर राइबोसोम जो होता है, चाहे वो 70S हो चाहे वो 80S हो, ठीक है ना, इसके पास में दो यूनिटों से मिलकर बनता है। एक तो होता है लार्जर यूनिट, एक होती है स्मॉलर यूनिट। तो 80S राइबोसोम जो होता है उसकी दो यूनिट होती है, 60S और 40S। 60S जो होती है वो लार्जर यूनिट होती है, और 40S जो होती है वो स्मॉलर यूनिट होती है। तो ज्यादातर इसकी जो 60S यूनिट होती है ना, उससे अटैच होता है किसका, उसकी मतलब है ना, वो वाला पॉइंट, यानी जो लार्जर यूनिट है वो अटैच होती है, ठीक है ना, किसके साथ में, आउटर सरफेस ऑफ दी आरईआर, ठीक है ना। और किसकी मदद से, विद द हेल्प ऑफ राइबोफोरेन प्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन होती है एक तरीके की, राइबोफोरेन, ये आपको ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। तो इधर राइबोफोरेन एब्सेंट हो जाएगी, इधर क्या होगा, एब्सेंट, नेगेटिव एंटी मतलब एब्सेंट। इट इज एसोसिएटेड विद द प्रोटीन सिंथेसिस, हमें पता है प्रोटीन सिंथेसिस सीक्रेशन से रिलेटेड है, ये सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, स्टेरॉल्स। आप तो सीधा सीधा लिपिड्स भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, ठीक है ना, सीधा लिपिड्स लिख दो, क्योंकि ये सब इसी में आ जाते हैं। लिपिड्स लिख के अपन इसको फ्री करते हैं, सब इसी में आते हैं सारी चीजें, ठीक है ना, लिपिड्स। ये वजह क्यों खींचते रहे इन चीजों को बार बार, स्टेरॉइड्स को भी बोलो, ये बोलो, ठीक है। तो एसोसिएटेड विद द सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स, पता है हमें, जो इनसे रिलेटेड है, प्रोटीन सिंथेसिस सीक्रेशन से रिलेटेड, उनमें फ्रीक्वेंटली मिलेंगी। ये एबंडेंटली किसके अंदर मिलेंगी, जो कि लिपिड सिंथेसिस से रिलेटेड है, ठीक है। अच्छा इसमें एक पॉइंट और मैंने जोड़ दिया, ये ग्लाइकोजन और लिपिड के मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो सेल्स हैं उनके अंदर भी एबंडेंटली मिलती है, ठीक है। पूछ ले तो पूछ ले, नहीं तो कोई इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, फिर भी याद रख लेना एक पॉइंट में क्या क्या है, ठीक है, सिंपल सा पॉइंट है। ओके जी, ये इंपॉर्टेंट है। ये मेनली किससे कंपोज होते हैं, एनसीईआरटी का डायग्राम हमने अभी बनाया था, मेनली किससे कंपोज होते हैं, सिस्टर्ने से, और ये मेनली किससे कंपोज होते हैं, ट्यूब्यूल्स से। किससे कंपोज होते हैं, ट्यूब्यूल्स से। बनाए थे ना, अरे एनसीईआरटी वाला डायग्राम देख लो, बताया था ना मैंने कि सिस्टर्ने कैसे होते हैं, ट्यूब्यूल्स कैसे होती हैं, ठीक है। और एनसीईआरटी के डायग्राम में आरईआर को किससे शो किया हुआ है, सिस्टर्ने वाले पार्ट से, और एसईआर को किससे शो किया हुआ है, ट्यूब्यूल्स वाले पार्ट से, ठीक है ना। तो ये मेनली किससे कंपोज होती है, आरईआर, सिस्टर्ने से, और ये किससे मेनली कंपोज होती है, ट्यूब्यूल्स से। Am I clear or not? तो इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे की बात करते हैं। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, और वो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब सुनने में तो नाम ऐसा लग रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ना आपको एक सिंपल सी बात बता दूं, ये जो सार्को टर्म है ना, सार्को, ये मसल सेल से रिलेटेड हो जाती है। किससे, मसल सेल्स या मसल फाइबर्स के, उनसे रिलेटेड हो जाती है। जैसे अगर बात करें प्लाज्मा लेमा, हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लेमा बोलते हैं, तो मसल सेल्स की को क्या बोलते हैं,
सार्कोलेमा। जैसे हमारे यहाँ पे हमारी जो सेल्स हैं, उनको मसल सेल भी हमारी ही है, मतलब और जो सेल्स हैं, ठीक है ना, और जो सेल्स उसमें साइटोप्लाज्म होता है, इनके पास क्या होता है, सार्कोप्लाज्म। क्या होता है, सार्कोप्लाज्म। सिंपल है, ठीक है। जैसे और सेल्स के पास क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो अब ध्यान रखना, तो मसल सेल्स और मसल फाइबर्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कौन सा, स्मूथ। फिर सुन लो किसकी बात कर रहा हूं, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन होता है, कौन, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। मसल सेल्स या मसल फाइबर्स के अंदर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मॉडिफिकेशन मिलता है, जिसको क्या बोलते हैं, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। क्लियर है यहां तक की बात, ओके जी, यहां तक की बात हो गई हमारे पास में। ऐसे ये तो खैर ये चीजें तो अपन और आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अपन मसल फाइबर्स पढ़ाएंगे तब और ज्यादा डिटेल में इन चीजों को डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, के ऊपर परेशान नहीं होना है, अभी इस पे फोकस करो। तो सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है हमारे पास में, ठीक है ना, सार्कोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है हमारे पास में, इसके अंदर किसका स्टोरेज होता है बेटा, Ca2+ आयंस का और एनर्जी रिच कंपाउंड्स का। यानी मसल फाइबर्स जो होते हैं उनके अंदर क्या मिलता है, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और उसके पास किसका स्टोरेज है, Ca2+ आयंस का और एनर्जी रिच कंपाउंड्स का, जो हेल्प करेंगे कॉन्ट्रैक्शन का जो एक्शन होता है उसमें। कॉन्ट्रैक्शन एक्शन जो होता है, कॉन्ट्रैक्टाइल एक्शन, कॉन्ट्रैक्शन जो मसल्स का होता है उसमें मदद करेंगे। और आपको जब मैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ मसल फाइबर्स पढ़ाऊंगा उसके अंदर तो साफ साफ पता चल जाएगा आपको कि Ca2+ का रोल क्या है, ठीक है ना। तो Ca2+ आयंस होते हैं इसके अंदर और एनर्जी रिच कंपाउंड्स होते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्टाइल एक्शन में मदद करते हैं, किसके, कार्डियक मसल्स और स्केलेटल मसल्स की, ठीक है ना। और तो ये सिंपल सिंपल सी बातें हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लो इसका। एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है बेटा, जिसका नाम है माइक्रोजोम्स, ठीक है ना, या माइक्रोसोम्स। अब ये माइक्रोसोम्स है क्या, माइक्रोसोम्स जो होते हैं ना बेटा, ये ऐसे जनरली किसी सेल के अंदर मिलते नहीं है, ठीक है ना, ऐसे मतलब किसी सेल के अंदर पहले से ही एग्जिस्ट नहीं करते कि हाँ किस सेल के पास में माइक्रोसोम्स नाम के स्ट्रक्चर मिलते हो, नहीं। इन स्ट्रक्चर्स को एक्चुअली ऑब्टेन किया जाता है, बनाया जाता है, किससे, आरईआर के टुकड़े होते हैं, किसके, आरईआर के। आरईआर क्या है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, उसके पीस होते हैं, ठीक है ना, जिन पर क्या लगे हुए रहते हैं, राइबोसोमल पार्टिकल्स। अब सेंट्रीफ्यूगेशन की जो प्रोसेस है, अब सेंट्रीफ्यूगेशन की प्रोसेस में सिंपल ही बता दूं, सेंट्रीफ्यूगेशन मतलब आप ये जानते हो छाछ बनाते हैं, छाछ दही से, तो ऐसे वो चलाते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस होती है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ये सारी चीजें आप जानते हो। सेंट्रीफ्यूगेशन की जो प्रोसेस होती है उसके थ्रू उसको ऑब्टेन किया जाता है, या फ्रेगमेंटेशन की प्रोसेस के थ्रू उसको ऑब्टेन किया जाता है, टुकड़े टुकड़े करके, ठीक है ना। अब वो टुकड़े किस मेथड से किए हमें उससे कोई मतलब नहीं है, एक मेथड मैंने आपको बता दिया, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड, ठीक है, और फ्रेगमेंटेशन यानी उसके टुकड़े करके इनको बनाया जाता है। तो दिस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फ्रेगमेंटेशन, टुकड़े करके, और हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगेशन से इसको बनाया जा सकता है एक सेल के अंदर, ठीक है ना। सेल मतलब सेल का क्या करना हमें, सेल के अंदर इसके टुकड़े बनाने, या फिर इसका क्या लगाना, सेल के ऊपर सेंट्रीफ्यूगेशन करके उनको ऑब्टेन किया जा सकता है, ठीक है ना, सिंपल सी बात है। तो ये दो मेथड हमारे पास में इसको ऑब्टेन करने के हो गए, कौन कौन से, सेल का फ्रेगमेंटेशन, और सेल के अंदर उसका फ्रेगमेंटेशन, और एक सेंट्रीफ्यूगेशन। आगे बात आती है हमारे पास में कि ये एज सच होते नहीं है, वहां पे किसी सेल के पास में एज सच के मिलते हो कि हाँ किसी सेल के पास में नॉर्मली मिल जाते हो, नहीं, इनको तो बनाया जाता है फॉर साइंटिफिक स्टडीज करने के लिए कुछ, ठीक है ना। कौन सी स्टडीज, यानी इन विट्रो, इन विट्रो का मतलब एक तरीके से टेस्ट ट्यूब के अंदर, मान लो टेस्ट ट्यूब के अंदर जो प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड प्रोटीन्स की जो स्टडी होती है, इन विट्रो टेस्ट ट्यूब्स के अंदर प्रोटीन्स की जो स्टडी होती है उसके काम में लेते हैं साइंटिस्ट। तो साइंटिस्ट यूज दोज माइक्रोजोम्स फॉर इन विट्रो प्रोटीन सिंथेसिस स्टडीज, सिंपल सी बात है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन हमारे पास में हो जाता है, नोट इट आउट और स्क्रीनशॉट लो। अब बात करते हैं बेटा फंक्शंस ऑफ द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एक तो इसका जो मेन फंक्शन है वो है बेटा मैकेनिकल सपोर्ट करना। ये एंडोस्केलेटन बनाता है, किसका, सेल का एंडोस्केलेटन, यानी स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है इसको।
कैसे स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, इनके साथ मिलकर। किन किन के साथ? माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स और माइक्रोट्यूब्यूल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब ये तीनों मिल जाते हैं तो क्या बनाते हैं? ये एंडोस्केलेटन ऑफ द सेल। और स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है ना, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। सबसे बढ़िया जो अपन के पास में मेन उसमें बोले तो क्या? मैकेनिकल सपोर्ट। बेटा मैकेनिकल सपोर्ट समझ में आती है अपन के पास में, ठीक है ना। फिजिकल सपोर्ट जो होती है वो उसको प्रोवाइड करने का काम करता है, ठीक है। यहां तक की बात हो गई। अब मेम्ब्रेन जेनेसिस। अच्छा, मेम्ब्रेन जेनेसिस का क्या मतलब है? मेम्ब्रेन तो मतलब मेम्ब्रेन, और मेम्ब्रेन कौन सी बनेगी? बहुत सारी मेम्ब्रेन हमारे पास, सेल की खुद की सेल मेम्ब्रेन और सेल ऑर्गेनेलिस की जो मेम्ब्रेन है वो, ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन्स जो होती है बेटा, तो वो चाहे सेल मेम्ब्रेन का जेनेसिस हो, चाहे वो हमारे पास में सेल ऑर्गेनेलिस की मेम्ब्रेन है उसका जेनेसिस हो, ठीक है ना, तो उनको बनाने में भी ये मदद करता है, क्योंकि वो किसकी बनी होती है? फॉस्फोलिपिड और, ठीक है, फॉस्फोलिपिड होते हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है ना। कौन सी? मेनली ग्लाइकोप्रोटीन, ठीक है ना। तो अपन के पास में सिंपल सी बात है, अगर अपन सिंपल टर्म्स में कहें तो क्या होती है उसके अंदर? लिपोप्रोटीन। मेनली कौन होती है? लिपोप्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट से मिलते हैं थोड़े बहुत, लेकिन लिपोप्रोटीन मेन है, यानी कि लिपिड्स प्लस प्रोटीन। और ये लिपिड सिंथेसिस भी कर सकती है और प्रोटीन सिंथेसिस भी कर सकता है। कौन? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मेम्ब्रेन जेनेसिस में मदद कर सकता है। अच्छा जी, इंट्रासेलुलर एक्सचेंज। अच्छा, इंट्रासेलुलर एक्सचेंज का मतलब ये बेटा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम बनाता है। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम यानी सेल के अंदर ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम का काम करता है, ठीक है ना। इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है, ठीक है। यानी चीजों को सेल का जो साइटोप्लाज्म है उसमें एक पार्ट से साइटोप्लाज्म के दूसरे पार्ट तक, सेल में अंदर ही अंदर मटेरियल्स को ट्रांसपोर्ट करता है एक जगह से दूसरी जगह। अब कहीं कहीं ये कनेक्टेड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, तो वहां से बाहर भी सीक्रेट कर सकता है मटेरियल्स को, ठीक है जी। तो एट सम प्लेसेस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच्ड विद द सेल मेम्ब्रेन, सीएम मतलब सेल मेम्ब्रेन, सो इट कैन सीक्रेट मटेरियल्स आउटसाइड ऑफ द सेल। ओके जी। प्रोटीन सिंथेसिस आरईआर की मदद से समझ में आता है। लिपिड सिंथेसिस एसईआर की मदद से समझ में आता है। लिपिड्स में कुछ एग्जांपल दे दिए मैंने आपको, जैसे कोलेस्ट्रॉल है, फॉस्फोलिपिड्स है, स्टेरॉइड्स हैं, ठीक है। ये हो गई भाई बात हमारे पास में। स्क्रीनशॉट लो इसका बेटा। अब फंक्शंस में आगे बढ़ते बेटा। फंक्शन नंबर 6 क्या है इसका भाई? सेलुलर मेटाबॉलिज्म। अब ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म में क्या हेल्प करेगा? मेटाबॉलिज्म तो जैसे चल रहा है, ठीक है, वो चलेगा, लेकिन इससे मदद क्या मिलेगी? इससे मदद मिलेगी कि उसके लिए ज्यादा सरफेस एरिया, उसकी रेट बढ़ जाएगी मेटाबॉलिज्म की। क्यों? क्योंकि ये ज्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा उसके लिए, इंक्रीज सरफेस एरिया प्रोवाइड करेगा, क्योंकि बहुत सारी मेम्ब्रेन से मिलकर तो बना हुआ है, ठीक है। मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर ही तो है, तो इतनी सारी मेम्ब्रेनस जो स्ट्रक्चर्स हैं इसके, वो क्या करेंगे? बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करेंगे, तो तेजी से हाई रेट पर क्या हो जाएगी? मेटाबॉलिक एक्टिविटीज हो पाएंगी किसके अंदर? इन साइटोप्लाज्म, इन साइटोप्लाज्म। इज दैट क्लियर? यहां तक की बात हो गई। ओके जी। प्रोवाइड्स इंक्रीज सरफेस एरिया फॉर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज इन साइटोप्लाज्म। यहां साइटोप्लाज्म में क्या करता है? इंक्रीज सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है, बड़ा सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है मेटाबॉलिज्म एक्टिविटीज के लिए, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज के लिए। फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, बड़ा गजब है, ध्यान रखना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन करता है, सेल मेम्ब्रेन का भी करता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का भी करता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के फॉर्मेशन का इसका एक प्रोसेस है, यानी पुरानी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूटी, ठीक है ना, उसकी वेसिकल्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के कंपोनेंट्स मिलकर नई क्या बनाते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनाते हैं। पर हमें इतना नहीं जानना, हमें इतना पता होना चाहिए कि भाई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की सिंथेसिस में ये मदद करता है आफ्टर ईच सेल डिवीजन, हर सेल डिवीजन के बाद। यहां तक की बात एकदम क्लियर हो गई हमारे पास। आगे बढ़ते हैं भाई। फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, सम माइक्रोबॉडीज, यानी ये फॉर्मेशन में भी मदद करता है। किसके फॉर्मेशन में बेटा? गोल्जी बॉडी। अब हमें समझ में आने लगी है बातें कि यार किस तरीके से ये आपस में रिलेटेड है, ठीक है ना। ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा ये भी तो है, गोल्जी बॉडी तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का हिस्सा है, तो हमें धीरे धीरे पता चलेगा किस तरीके से कनेक्टेड है।
ठीक है ना, यानी इसको बना फॉर्मेशन करता है किसका, गोल्जी बॉडी का, लाइसोसोम का फॉर्मेशन करता है और अदर माइक्रोबॉडीज का फॉर्मेशन भी करता है। कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, यहां तक की बात हमारे पास क्लियर हुई। ये आगे और डिटेल में सारी चीजें आने वाली है, किस तरीके से किसका फॉर्मेशन होगा, तो सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, क्योंकि अभी अपन आगे धीरे धीरे इन चीजों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। आगे बढ़ते हैं, डिटॉक्सिफिकेशन। अब भैया डिटॉक्सिफिकेशन क्या है? डिटॉक्सिफाई करने का मतलब जो टॉक्सिन्स बॉडी के अंदर बन गए हैं उन टॉक्सिन्स के असर को खत्म करना, डिटॉक्सिफिकेशन हो जाएगा। तो डिटॉक्सिफिकेशन में कौन मदद करती है, ध्यान रखना, SER। कौन करती है, SER। SER क्या होती है, एसोसिएटेड होती है किससे, विद डिटॉक्सिफिकेशन। किससे, विद डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन से एसोसिएटेड है। डिटॉक्सिफिकेशन का काम करती है कौन, SER, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। किससे, ड्रग्स का, पॉल्यूटेंट्स का, स्टेरॉइड्स का, इनका डिटॉक्सिफिकेशन करती है। क्या है इसके पास में ऐसा, जैसे साइटोक्रोम P450, ठीक है, साइटोक्रोम P450 इन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्ट्स एज एंजाइम, एक एंजाइम की तरह काम करता है, व्हिच फंक्शन इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड अदर टॉक्सिन्स, जो कि ड्रग्स और अदर टॉक्सिन्स को क्या करने में, डिस्ट्रॉय करने, डिटॉक्सिफाई करने में, उनको डिटॉक्सिफाई, उनके असर को खत्म करने में मदद करता है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी आपस में ये सब इंपॉर्टेंट है, वैसे तो सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये नॉर्मल पॉइंट है। आगे बढ़ते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोवाइड द प्रिकर्सर और सीक्रेटरी मटेरियल्स टू गोल्जी बॉडी। बड़ा गजब पॉइंट है बेटा, समझने की कोशिश करना। यानी जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है ना, ये प्रिकर्सर देता है किसको, गोल्जी बॉडी को। किसको, गोल्जी बॉडी को। तो प्रोवाइड्स द प्रिकर्सर और सीक्रेटरी मटेरियल्स टू गोल्जी बॉडी। जैसे मान के चलो गोल्जी बॉडी है, ठीक है, गोल्जी बॉडी को इसने दिया प्रोटीन, तो पता है गोल्जी बॉडी इसको क्या बना सकती है, उससे ग्लाइकोप्रोटीन बना सकती है। ये देगा उसको लिपिड, तो उसको क्या बना सकती है, ग्लाइकोलिपिड का फॉर्मेशन कर सकती है। यानी पहला जो, अब बताओ, ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बनाए किसने, गोल्जी बॉडी ने, लेकिन उसका प्रिकर्सर यानी उसकी शुरुआती मटेरियल प्रोटीन और लिपिड तो किसने दिए, इसने। तो ये वो ग्लाइकोलिपिड सीक्रेट करेगी गोल्जी बॉडी और वो ग्लाइकोप्रोटीन सीक्रेट करेगी, पर उनके प्रिकर्सर तो किसने दिए थे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। लिपिड भी ये बनाती है और प्रोटीन भी यही बनाती है। लिपिड SER, प्रोटीन RER, एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल क्लियर है। गोल्जी बॉडी बाद में लाइसोसोम बनाएगी, लाइसोसोम बनाएगी। वो जो ये जो मान के चलो इसने जो प्रोटीन्स दिए, उन प्रोटीन्स की मदद से एंजाइम्स बनेंगे, ठीक है, और वो एंजाइम्स जो हैं किसके अंदर भरे जाएंगे, वो एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स लाइसोसोम के अंदर भरे जाएंगे। उसका फॉर्मेशन होगा, कौन करेगी, गोल्जी बॉडी करेगी आगे जाके। तो उसके प्रिकर्सर भी वो प्रोटीन, वो एंजाइम जो प्रोटीन से बने हैं, उनका प्रिकर्सर भी किसने दिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। वो प्रोसेस आगे आएगी, फुल डिटेल में डिस्कस करेंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल, ये बात बिल्कुल क्लियर है। तो सिंथेटिक प्रोडक्ट्स ऑफ RER जो मटेरियल बनाएगा वो गोल्जी कॉम्प्लेक्स तक किसके थ्रू पहुंचेंगे बेटा, SER के थ्रू पहुंचेंगे। ये बात हमको ध्यान रखनी है, किसके थ्रू पहुंचेंगे बेटा, SER के थ्रू पहुंचेंगे। तो यहां तक आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लो इसको, ठीक है। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बेटा कुछ एक आध पॉइंट और अपन डिस्कस कर सकते हैं, जैसे RER जो होती है ना बेटा, ठीक है ना, कैन फॉर्म SER। अब कैसे, जैसे इसके क्या हो जाएंगे, राइबोसोम से उस पर अटैच्ड है वो इससे अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। अगर RER जो है इसके जो राइबोसोम्स हैं इससे डिटैच हो जाते हैं तो वो क्या बना लेगी, SER, ठीक है ना, बाय, ठीक है ना, डिटैचमेंट, ठीक है ना, यानी एक तरीके से मतलब क्या हो जाएगा, उनको अलग कर देगी, ठीक है ना, उनके अलग हो जाने से, ठीक है। तो अपन एक सिंपल सा स्टेटमेंट बना सकते हैं, RER कैन फॉर्म SER, ठीक है, बाय लूजिंग its
लूज कर दे, वो अगर हटा दे वहां से, ठीक है, तो लूजिंग का मतलब डिटैच करना एक तरीके से, क्या करना, डिटैच करना एक तरीके से, ठीक है, तो डिटैच कर दे, लूज करने का मतलब यहां पर क्या है, डिटैच करना, इट्स राइबोसोम्स, तो क्या बन जाएगी, एसईआर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अच्छा एक बात और, पहले हमने बता दिया था आपको शायद कि प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट है क्योंकि मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली है। अच्छा किस किस में एब्सेंट है, ईआर एब्सेंट है, ये सिंपल सी बात है, जब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना मल्टीपल चॉइस तभी सारी चीजें आ जाती हैं, धीरे धीरे इनमें कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, इनको सीखते जाते हैं, धीरे पढ़ते जाते हैं, सीखते जाते हैं, आगे जब तुम उन सेल्स के बारे में पढ़ोगे तब सीख जाओगे। तो एक बार बता देता हूं, फिर भी एब्सेंट होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। अच्छा यूकैरियोटिक सेल्स में भी कुछ में एब्सेंट है, जैसे एग्स के अंदर एब्सेंट है, ठीक है, इन सब के बारे में आप पढ़ लोगे खुद, जनरल चीजें हैं, स्पर्मेटोजोआ में एब्सेंट है, और आप लिखना चाहो तो ठीक है, मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स, आरबीसीज, और रेस्टिंग सेल्स के अंदर, एम्ब्रियोनिक सेल्स के अंदर, पर ज्यादा कोई जरूरी नहीं है, फिर भी चलो पढ़ लेना। रेस्टिंग सेल्स कभी कभी पूछ लेता है, रेस्टिंग सेल्स में ये ठीक है, ये पूछ ही सकता है, एम्ब्रियोनिक सेल्स में, और आप पढ़ते पढ़ते सीख जाओगे। ये सेल्स कौन सी है सारी आती जाएंगी आगे, इनको अपन वीडियो लंबा ना करें, इनके चक्कर में तो इनको आपको बताऊं क्या है क्या नहीं, सारी चीज आ जाएंगी, और आप जानते भी होंगे, आप तो नहीं, सारी चीजें आती रहेंगी, पढ़ते रहेंगे धीरे। एम्ब्रियोनिक सेल्स, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है भाई, तो इनके अंदर ये एब्सेंट है। और इस तरीके से हमारे पास में ईआर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम इज कंप्लीटली फिनिश्ड। अब बात करेंगे हम गोल्जी बॉडी की, और इस वीडियो में हम कोशिश करेंगे गोल्जी बॉडी के बाद हम इस वीडियो को फिनिश करें, और बाकी बचे हुए लाइसोसोम और वैक्यूल के लिए अपन दूसरी वीडियो में रखेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी, क्योंकि बेटा आपको पता है कंटेंट पूरा कवर हो रहा है, कुछ भी आपको ये मान के चलो छोड़ा नहीं जा रहा है, यहाँ पे पूरा कंटेंट कवर किया जा रहा है, ठीक है, तो आपको टेंशन वाली कोई बात नहीं है। आगे बढ़े तो अब हमारे पास में बात करेंगे हम गोल्जी बॉडी की। अब पहले जानते बेटा गोल्जी एपरेटस जो है अपने पास में, या गोल्जी कॉम्प्लेक्स कह लो या गोल्जी बॉडीज कह लो। पहली बात, सबसे पहली बात कि किसी भी नाम से आपको मिल सकता है, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज। तो पहले हम इससे रिलेटेड छोटी मोटी बातें, जनरल जो इंफॉर्मेशन है, क्वेश्चंस आते हैं इससे भी, ऐसा नहीं इससे क्वेश्चंस नहीं आते, तो उस जनरल इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं पहले, ठीक है ना। पहली बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई, कई नाम है इसके, गोल्जी एपरेटस है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, गोल्जी बॉडीज है। अब ये गोल्जी वर्ड आया कहां से, क्योंकि डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी, डिस्कवरी किसने किया था, कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, किसने, कैमिलो गोल्जी ने। अब यहीं से गोल्जी टर्म यूज होने लगी, इसी के नाम के पीछे सारे नाम पड़े, ठीक है ना, मतलब इन्हीं के ऑनर में सारे नाम दिए गए, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी बॉडीज, ठीक है बेटा। तो डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्जी इन 1898, कब, 1898 में, एज अ डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलेट स्ट्रक्चर। रेटिकुलेट का मतलब समझ में आ गया, नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है बेटा, रेटिकुलेट मतलब नेटवर्क जैसा स्ट्रक्चर है। तो डिस्कवर किया था कैमिलो गोल्जी ने, और एक डेंसली स्टेन्ड, मतलब डेंसली का मतलब समझ में आ रहा है, एक तो होता है अपन कहते हैं लाइटली स्टेन्ड, ठीक है, लाइट, एक एकदम गहरा डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलेट स्ट्रक्चर के रूप में अपन को ये देखने को मिला था, कहां, अपन को तो कहां मिला था, उसको मिला था कैमिलो गोल्जी को, ठीक है, कहां मिला था, नियर न्यूक्लियस। दे आर गिवन द नेम गोल्जी बॉडीज, और उस रेटिकुलेट स्ट्रक्चर्स को क्या नाम दिया गया, गोल्जी बॉडीज, आफ्टर हिज नेम, किसके नाम के, किसके ऑनर में, कैमिलो गोल्जी के ऑनर में। क्या नाम दिया गया उन्हें, गोल्जी बॉडी, गोल्जी एपरेटस, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, एज सिंपल एज दैट, सिंपल है ना। आगे बात करते हैं, प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, ये बड़ी गजब की बात है, देखो हमें समझ में आता है, यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है, कुछ में नहीं है, उनकी बात करेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल्स में तो एब्सेंट होना ही होना है, क्यों, क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के पास में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज एब्सेंट होते हैं, तो ये भी तो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, ठीक है, गोल्जी एपरेटस। तो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स, पर कौन सी यूकैरियोटिक सेल में नहीं है उनकी बात कर लेते हैं, कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट रहता है बेटा, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट जस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। तो प्रेजेंट इन यूकैरियोटिक सेल्स मैच्योर सीड ट्यूब्स ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में सीड ट्यूब्स पढ़ाऊंगा मैं आपको,
प्लांट्स के अंदर सीड ट्यूब्स पढ़ाऊंगा जब आपके फ्लोएम के बारे में पढ़ाऊंगा मैं आपको, कंडक्टिंग टिश्यू, वेस्कुलर टिश्यू जब मैं आपको पढ़ाऊंगा किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यू पढ़ाऊंगा, वहां फ्लोएम पढ़ाऊंगा, फ्लोएम का एक कंपोनेंट पढ़ाऊंगा मैं आपको सीड ट्यूब्स, ठीक है ना, वेस्कुलर टिश्यू के अंदर। मैच्योर आरबीसीज ऑफ मैमल्स, सिंपल है, वो भी एब्सेंट है इसके अंदर, कौन, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी। स्पर्म सेल्स ऑफ ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स की स्पर्म सेल्स में भी ये एब्सेंट होता है। अब ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स क्या है आपको पता है, सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि हमारे पास में एक सिंपल सी ट्रिक है, ठीक है ना, एक सिंपल सी ट्रिक है, हमारे पास किंगडम, फाइलम, सॉरी किंगडम प्लांटे को हम 5 किसके अंदर डिवाइड करते हैं, फाइलम के अंदर डिवाइड करते हैं। 5 कौन कौन सी फाइलम है हमारे पास, फाइलम है हमारे पास में ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ठीक है ना, उससे पहले एक रह जाती है, ब्रायोफाइटा से पहले एक छूट गई, कौन सी, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, उसके बाद जिम्नोस्पर्म, देन एंजियोस्पर्म। बड़ी सिंपल सी ट्रिक भी है इसकी, मैं कहां लिखूं, यहां लिख देता हूं, टीबी पे गा, यानी टीबी पे गा, टी फॉर थैलोफाइटा, बी फॉर ब्रायोफाइटा, पी फॉर टेरिडोफाइटा, जी फॉर जिम्नोस्पर्म, ए फॉर एंजियोस्पर्म। इन 5 फाइलम के अंदर डिवाइडेड है कौन, प्लांट किंगडम। तो इनकी स्पर्म सेल्स जो है किसकी, ब्रायोफाइट्स की और टेरिडोफाइट्स की, एब्सेंट होता है इसके अंदर, कौन, गोल्जी एपैरेटस या गोल्जी कॉम्प्लेक्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट है, बात हो चुकी है इस बारे में हमारी। इन प्लांट्स इट इज कॉल्ड, ये हटा दो, टीवी पे गा, याद रख लेना, अच्छी चीज है, ठीक है बेटा, सिंपल सी बात है, ये तो जनरल बात है। अच्छा जी, आगे की बात करते हैं। इन प्लांट्स इट इज कॉल्ड डिक्टियोसोम्स, बड़ा शानदार क्वेश्चन है, प्लांट्स के केस में इसको डिक्टियोसोम्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं प्लांट के केस में डिक्टियोसोम्स, क्योंकि एनिमल्स के अंदर अपन देख रहे हैं, ठीक है ना, एनिमल सेल्स में जब अपन देखें तो बड़ा ये कलेक्टेड सा रहता है, ठीक है ना, बड़ा कलेक्टेड मैनर में होता है, और वहां ये सेपरेटेड सा होता है, सेपरेटेड यूनिट्स की फॉर्म में होता है प्लांट्स के अंदर, कंपोज्ड ऑफ अनकनेक्टेड, यहां तो एकदम कनेक्टेड स्ट्रक्चर की फॉर्म में होता है, और वहां कैसा होता है, सेपरेटेड अलग अलग यूनिट्स की फॉर्म में होता है, इसलिए वहां इसको क्या बोलते हैं, डिक्टियोसोम्स। डिक्टियोसोम्स क्या है, प्लांट गोल्जी बॉडी, पिछली वीडियोस में भी डिस्कस कर चुका हूं, प्लांट गोल्जी बॉडी भी बोलते हैं किसको, डिक्टियोसोम्स को, क्योंकि यहां पर ये यूनिट्स के अंदर डिवाइडेड है। अब जैसे एनिमल सेल्स की बात करें तो वहां कनेक्टेड है, कलेक्टेड है, ठीक है ना, इकट्ठे हैं, वहां ये अनकनेक्टेड दूर 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 पड़े हुए हैं, ठीक है बेटा। बात करें गोल्जी एपैरेटस, आल्सो नोन एज लिपोकॉन्ड्रिया, इसको लिपोकॉन्ड्रिया ही बोलते हैं, क्योंकि इसके अंदर लिपिड का अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए लिपोकॉन्ड्रिया बोल देते हैं इसको, रिच लिपिड्स। अच्छा एक बात हो, जहां पर गोल्जी एपैरेटस मिलेगा या गोल्जी बॉडी मिलेगी बेटा सेल में, उसके आसपास के जो एरिया होता है वहां या तो सेल ऑर्गेनेल्स बहुत कम मिलेंगे या बिल्कुल नहीं मिलेंगे, तो उस एरिया को अपन क्या बोलते हैं, उस एरिया को अपन बोलेंगे जोन ऑफ इंक्लूजन। क्या बोलते हैं, जोन ऑफ इंक्लूजन, सॉरी माय मिस्टेक, एक्सक्लूजन, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, ठीक है ना, क्या बोलेंगे उसको, जोन ऑफ एक्सक्लूजन बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा, जोन ऑफ एक्सक्लूजन, या क्या बोलेंगे, गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस, गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस। तो एक सिंपल सी बात हमारे पास में हो गई, इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है, पढ़ के सुना दो एक बार। द साइटोप्लाज्म सराउंडिंग गोल्जी एपैरेटस है ईदर फ्यूअर सेल ऑर्गेनेलिज, या तो बहुत कम सेल ऑर्गेनेलिज होंगे इसके आसपास के साइटोप्लाज्म में, या सेल ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट, ठीक है ना, और लैक इन सेल ऑर्गेनेलिज, लैक इनका मतलब बिल्कुल एब्सेंट होते हैं एट ऑल, पूरी तरीके से। दिस एरिया इज कॉल्ड एज जोन ऑफ एक्सक्लूजन और गोल्जी ग्राउंड सब्सटेंस। इसका आप स्क्रीनशॉट लो, देन नोट इट आउट। तो बेटा ये हमारे पास में गोल्जी एपैरेटस का एक जनरल स्ट्रक्चर है हमारे पास में, गोल्जी एपैरेटस। अब इसके बारे में समझते हैं, एनसीईआरटी क्या कहती है इसके बारे में, ठीक है ना, और जो एनसीईआरटी कहती है सबसे पहले वही जानना जरूरी है, ठीक है, एनसीईआरटी इसके बारे में क्या कह रही है। तो सुनो, एक तो सिंपल सी बात है जो एनसीईआरटी ने कही कि भाई कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवर किया था, डेंसली स्टेन्ड रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास में मिला, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं।
केमिलोलॉजी के ऑनर में इसको नाम वगैरह वगैरह नाम दिए गए, वो सारी चीज हमने डिस्कस कर ली। अब सबसे मेन बात है, ये ना बहुत सारे फ्लैट, कैसे फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स, फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स, इट इज कंपोज्ड ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स। ये रहे 1 2 3 ऐसे बहुत सारे होते हैं, हमने ये बनाया इतना, ठीक है। कंपोज्ड ऑफ मैनी फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक्स कॉल्ड सिस्टर्नी, और सिंगुलर क्या हो जाएगा, सिस्टर्नी, ठीक है। इनसे मिलकर ये बना होता है। अब ये जो सिस्टर्नी होते हैं ये पैरेलली अरेंज होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल अरेंज है, देखो दिख रहा है हमें साफ साफ, ये रहे पैरेलल अरेंज है, एक दूसरे के पैरेलली अरेंज होते हैं। और ये न्यूक्लियस के पास कंसेंट्रिकली अरेंज होते हैं। कंसेंट्रिकली का मतलब हमें समझ में आता है कैसे अरेंज होते हैं न्यूक्लियस। अब इसके अंदर हमें दो रीजन साफ साफ नजर आ रहे हैं बेटा, एक तो कॉन्वेक्स वाला जो बाहर की तरफ निकला हुआ है ऐसे, ठीक है, एक कॉन्केव वाला, ठीक है, जो अंदर की तरफ धंसा हुआ है। दो सरफेस हमें साफ साफ नजर आ रही है, डिस्टिंक्टली हमको नजर आ रही है सारी चीजें। तो जो हमारे पास में ये कॉन्वेक्स सरफेस है इसकी, इसको क्या बोलते हैं पता है, इस फेस को, इसका जो ये कॉन्वेक्स वाला फेस है इसको बोलते हैं सिस फेस और फॉर्मिंग फेस। क्या बोलते हैं बेटा इसको, सिस फेस और फॉर्मिंग फेस बोला जाता है इसको, ठीक है। कौन सा हो गया, सिस फेस और फॉर्मिंग फेस। और जो इसका कॉन्केव वाला सरफेस है, कॉन्केव वाला जो इसका फेस है बेटा, ठीक है, वो कौन सा हो जाता है हमारे पास में, वो हो जाता है इसका ट्रांसफेस और मैचिंग फेस। यानी इसके दो डिस्टिंक्ट रीजन हमें साफ साफ नजर आ रहे हैं, कॉन्वेक्स वाला सिस फेस और फॉर्मिंग फेस, कॉन्केव वाला ट्रांसफेस और मैचिंग फेस। तो ये हो गया हमारे पास में सिस फेस, ये हो गया ट्रांसफेस, ये हो गया हमारे पास में फॉर्मिंग फेस, ये हो गया हमारे पास मैचिंग फेस। अब पता होता क्या, समझने की कोशिश करना क्या होता है कि ये जो सिस फेस और ट्रांसफेस है ये एंटायरली डिफरेंट है। बोथ सिस फेस एंड ट्रांसफेस आर एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर बट इंटरकनेक्टेड। लेकिन कैसे होते हैं, इंटरकनेक्टेड होते हैं। एनसीईआरटी की लाइन बता रहा हूं बेटा, सिस फेस एंड ट्रांसफेस आर एंटायरली डिफरेंट, ठीक है, एंटायरली डिस्टिंक्ट बट इंटरकनेक्टेड। कैसे है, इंटरकनेक्टेड है, ये बात हमको ध्यान रखनी है। अच्छा भाई, तो इनका होता क्या, इनका क्या रोल है हमारे पास में, ये स्पेस और ट्रांसफेस का रोल क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जो भी मटेरियल आया, मैंने बताया था ना, जैसे मान चलो प्रोटीन आई, ठीक है, या लिपिड आया, जो भी आया, ठीक है, वो वेसिकल्स की फॉर्म में इस स्पेस पर जाकर फ्यूज हो जाता है। वेसिकल्स की फॉर्म में इस स्पेस पर जाकर क्या हो जाता है, फ्यूज हो जाता है, जुड़ जाता है। तो इससे जुड़ गया भाई, तो वेसिकल्स फ्यूजिंग विद द सिस फेस, फ्यूज हो गई, और फिर ये ऊपर की तरफ मूव करता है, किसकी तरफ, ट्रांसफेस या मैचिंग फेस की तरफ मूव करता है। अब यहां इसमें मॉडिफिकेशन हो सकता है, जैसे प्रोटीन है, किससे बदल सकते हो उसको, ग्लाइकोप्रोटीन में। लिपिड है, उसको किससे बदल सकता है, ग्लाइकोलिपिड के अंदर। ये इसकी स्पेशलिटी है इसकी, ये प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बना सकता है, लिपिड से ग्लाइकोलिपिड बना सकता है, और फिर यहां पर आकर इन्हें इन वेसिकल्स की फॉर्म में यहां से डिस्चार्ज कर दिया जाता है। ये रही ना डिस्चार्ज वेसिकल, तो यहां पर मैचिंग फेस से इनको क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ट्रांसफेस से इनको क्या कर दिया जाता है, डिस्चार्ज कर दिया जाता है। अच्छा जी, यहां तक की बात हो गई हमारे पास में। तो इनका मेन काम क्या हुआ, इनका जो मेन रोल है वो है बेटा पैकेजिंग का रोल। क्या है इनका मेन रोल, पैकेजिंग का रोल है। यहां से जो एंडोप्लाज्म रेटिकुलम से जो मटेरियल आया उसको मॉडिफाई करके, ठीक है, और उसको पैक करने का काम, उसको मॉडिफाई कर सकता है ये, और ठीक है, और उसको पैक कर सकता है, ठीक है ना, मॉडिफाई कर सकता है, और क्या कर सकता है बेटा, ये पैक कर सकता है। पैक करके उस मटेरियल को उसको पैकेजिंग ऑर्गेनेली भी कहते हैं, पैकेजिंग सेल ऑर्गेनेली, मेन काम है इसका, पैक करके उसको, और फिर यहां से तो पकड़ना, पैक करके और फिर बाहर भेज देना। बीच में मॉडिफिकेशन भी कर सकता है, ठीक है, जैसे प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड से ग्लाइकोलिपिड, ये इसकी स्पेशलिटी है। और फिर यहां से होकर इसको बाहर फेंक देगा, किसकी फॉर्म में, डिस्चार्ज वेसिकल्स की फॉर्म में, ठीक है। यहां तक की बात हमारे पास में हो जाती है बेटा। तो मेरे हिसाब से यहां तक आपको बिल्कुल क्लियर है सारी बातें, ये पूरी प्रोसेस हमें समझ में आ चुकी है। तो एक बार आप इसका डायग्राम का प्यारा सा स्क्रीनशॉट ले लो और इसको ड्रॉ करना। अब गोल्जी बॉडी की बात करें आगे, तो दे कंसिस्ट ऑफ मेनी फ्लैट डिस्क शेप, ठीक है ना, डिस्क शेप्ड सैक्स सिस्टर्नी। सिस्टर्ना का क्या है बेटा, प्लूरल,
ठीक है, साइज क्या होती है बेटा, साइज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, आधे से 1 माइक्रोमीटर, 0.5 to 1 माइक्रोमीटर। किसकी, सिस्टर्ना की साइज है बेटा, किसकी, सिस्टर्ना। सिस्टर्ने क्या होता है, प्लूरल। अब सिस्टर्ने आर स्टैक्ड पैरेलल टू ईच अदर, एक्सप्लेन किया जा चुका, दिखाया जा चुका आप लोगों को। वेरी नंबर ऑफ सिस्टर्ने प्रेजेंट इन गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के अंदर अलग अलग नंबर हो सकता है, ठीक है ना, किसका, सिस्टर्ने का नंबर। जनरली एक में कितने होते हैं बेटा, 4 to 8 सिस्टर्ने होते हैं। जनरली एक स्टैक के अंदर कितने होते हैं, 4 to 8 सिस्टर्ने मिलते हैं, पर ये नंबर चेंज हो सकता है, ठीक है ना। गोल्जी कॉम्प्लेक्स में जो नंबर है सिस्टर्ने का चेंज हो सकता है, और जनरली एक में कितने मिलते हैं, 4 to 8 सिस्टर्ने। आगे की बात करें, गोल्जी सिस्टर्ने आर कंसेंट्रिकली अरेंज्ड, पता है ना कैसे अरेंज होते हैं, कंसेंट्रिकली किस तरीके से होते हैं अरेंज, बताया जा चुका आप लोगों को। नियर द न्यूक्लियस विद डिस्टिंक्ट कॉन्वेक्स सिस फेस और फॉर्मिंग फेस, कॉनकेव, ट्रांसफेस और मैचिंग फेस, एज वी हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन्ड। इन ईच स्टॉक, जनरली ये बात हुई है हमारे पास में, सिस फेस और ट्रांसफेस जो होते हैं बेटा पूरी तरीके से डिफरेंट है, एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। ध्यान रखना ये लाइन, एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड, एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। सिस फेस और ट्रांसफेस, ठीक है ना, सिस फेस एंड ट्रांसफेस आर एंटायरली डिफरेंट बट इंटरकनेक्टेड। ध्यान रखना, एनसीईआरटी का पॉइंट है, ठीक है। और गोल्जी, देखो एनसीईआरटी की सबसे मेन लाइन, पहले मैंने बोला भी था आप लोगों से, तो गोल्जी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म, मेन काम, प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स, मटेरियल्स को पैक करने का। तो पैकेजिंग सेल ऑर्गेनेली कौन हो गया हमारे पास, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो द गोल्जी एपरेटस प्रिंसिपली परफॉर्म्स द फंक्शन ऑफ पैकेजिंग मटेरियल्स टू बी डिलीवर्ड, यानी डिलीवर करने के लिए, टू बी डिलीवर्ड। कहां डिलीवर करता है, इंट्रासेलुलर टारगेट्स के पास, इंट्रासेलुलर टारगेट्स। इंट्रासेलुलर टारगेट्स का मतलब सेल के अंदर जो टारगेट्स हैं उसके, और सेल के बाहर भी सीक्रेट करता है, और आउटसाइड द सेल, सेल के बाहर भी क्या करता है, सीक्रेट करता है मटेरियल्स को, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर आगे बात करते हैं। अब जैसा बेटा मैंने आपको बताया था कि भाई जिनको भी मटेरियल्स को पैक करना है, ठीक है ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से आएंगे, ठीक है, और वेसिकल्स की फॉर्म में कहां चिपक जाएंगे, आकर कहां फ्यूज हो जाएंगे, सिस फेस पर, फॉर्मिंग फेस पर आकर चिपक जाएंगे। फिर ऊपर मूव करेंगे ट्रांसफेस की तरफ, बीच में मॉडिफिकेशन भी होगा, जैसे प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड से ग्लाइकोलिपिड्स, ठीक है ना। तो मटेरियल्स टू बी सिंथेसाइज्ड, materials to be packaged in the form of vesicles from endoplasmic reticulum fused with the cis phase of Golgi apparatus and move towards the matching phase। लाइन का मतलब क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का जो मटेरियल आया है वो वेसिकल्स की फॉर्म में सिस फेज से अटैच हो जाएगा और फिर मूव करेगा किधर, मैचुरिंग फेज की तरफ। अब इससे क्या एक्सप्लेन होता है, इससे एक्सप्लेन होता है कि वाकई क्लोज एसोसिएशन में है कौन कौन, गोल्जी apparatus और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो दिस एक्सप्लेन्स व्हाई द गोल्जी apparatus remains in close association with एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे पता चल जाता है कि क्यों वो क्लोज एसोसिएशन में रहती है, गोल्जी apparatus क्यों क्लोज एसोसिएशन में रहता है, किसके, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के। क्योंकि जो भी मटेरियल्स ये सीक्रेट करेगा उनके प्रिकर्सर कहां से मिलेंगे उसको, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से, तो उससे तो क्लोज एसोसिएशन रखना ही पड़ेगा ना भाई, सिंपल सी बात है। A number of proteins are synthesized by ribosomes on the surface of endoplasmic reticulum are modified in the cisternae। तो जो प्रोटीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पर सिंथेसाइज करेंगे राइबोसोम्स, उनका मॉडिफिकेशन होगा कहां पर, सिस्टर्ने के अंदर ऑफ गोल्जी apparatus बिफोर द रिलीज फ्रॉम ट्रांसफेस। अगर ठीक है ना, किससे पहले, उससे पहले कि वो ट्रांसफेस से रिलीज कर दिए जाएं डिस्चार्ज वेसिकल्स की फॉर्म में, उनको रिलीज करने से पहले उसके अंदर क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है, किसमें, सिस्टर्ने के अंदर। तो गोल्जी apparatus इंपॉर्टेंट साइट है किसके फॉर्मेशन के लिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट साइट फॉर फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड कि एक इंपॉर्टेंट साइट है ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के फॉर्मेशन के लिए। और दो इंपॉर्टेंट टर्म्स, प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन में बदलने की प्रोसेस ग्लाइकोसाइलेशन, ठीक है ना, क्या है, ग्लाइको
ग्लाइकोसाइलेशन लिखा हुआ है बेटा, है ना, क्या हो गई वो ग्लाइकोसाइलेशन, और लिपिड्स को ग्लाइकोलिपिड से बदलना ग्लाइकोसाइलेशन। तो ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन दोनों की दोनों प्रोसेस जो होंगी वो कहां होती है बेटा, वो होती है सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स, सिस्टर्ने ऑफ गोल्जी एपरेटस। एम आई क्लियर और नॉट? तो ये हमारे पास में बात हुई, ठीक है। ये एनसीईआरटी से रिलेटेड डेटा थोड़ा सा एक्सप्लेन करके उसके बताया आपके सामने। अब और इंपॉर्टेंट डेटा जो गोल्जी एपरेटस के बारे में है वो अपन डिस्कस करेंगे। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लो, ठीक है। अब बेटा एनसीईआरटी जितना बताती थी वो तो हमने सारा डिस्कस कर लिया, और इंपॉर्टेंट वही सबसे ज्यादा है, ठीक है ना। पर कुछ और छोटी छोटी बातें हैं, इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने में हमें कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा जाएंगे, ज्यादा नहीं जाएंगे, ठीक है। तो और भी स्ट्रक्चर्स जो सिस्टर्नी के अलावा मिलते हैं, गोल्जी एपरेटस इज कंपोज्ड ऑफ 4 पार्ट्स, या 4 स्ट्रक्चर्स कर रहे हैं। क्या है स्ट्रक्चर्स? अब कौन से 4 स्ट्रक्चर्स है भाई? वेसिकल्स, ट्यूब्यूल्स, सिस्टर्ने एंड गोल्जियन वैक्यूल्स। तो सिस्टर्नी के बारे में तो हमने डिटेल में पढ़ लिया। अब बात करते हैं वेसिकल्स, ठीक है भाई, वेसिकल्स की बात कर लेते हैं। तो ये क्या है? ये लार्ज राउंड सैक्स हैं बेटा, लार्ज राउंड सैक्स हैं, ठीक है ना, खाली, समझ में आ रहे? जैसे हमारे पास में ऐसे लार्ज राउंड सैक्स होते हैं, ठीक है, ओके। प्रेजेंट एट द एजेस ऑफ सिस्टर्ने, कहां प्रेजेंट होते हैं? किनारों पर प्रेजेंट होते हैं, किसके? सिस्टर्ने। इन क्लस्टर्स, किसकी फॉर्म में? क्लस्टर्स की फॉर्म में। एंड दीस पिंच्ड ऑफ फ्रॉम ट्यूब्यूल्स, और कहां से बनते हैं? ट्यूब्यूल्स से। अभी ट्यूब्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, ट्यूब्यूल्स से बनते हैं। 2 टाइप के होते हैं, स्मूथ और कोटेड। स्मूथ वाले होते हैं उनकी सरफेस स्मूथ होती है, कोटेड वालों की सरफेस रफ होती है। स्मूथ वाले जो होते हैं वो सिक्रेटरी नेचर के होते हैं, उनके पास सिक्रेटरी ग्रैन्युल्स मिलते हैं। और बात करें इनकी, तो ये क्या है? ये स्फेरिकल प्रोट्रूडेंसेस है। सिंपल से ये क्या है, केवल ऐसा आउटग्रोथ होती है ना, ऐसे मान लो ट्यूबर से निकल जाती है ऐसे, तो ये स्फेरिकल प्रोट्रूडेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स, बस, ठीक है ना, सिंपल सी बात है इनसे रिलेटेड। ये जस्ट क्या है? स्फेरिकल प्रोट्रूडेंसेस अराइजिंग फ्रॉम द ट्यूब्यूल्स। कौन से ट्यूब्यूल्स? गोल्जियन ट्यूब्यूल्स की बात की जा रही है यहां पर, ठीक है ना, दोनों जगह गोल्जियन ट्यूब्यूल्स की। ये केवल एक स्फेरिकल क्या है? प्रोट्रूडेंसेस है, ठीक है। ये वाले जो वेसिकल्स हैं, ज्यादा इनके बारे में कोई डिटेल अपन को नहीं पढ़नी, क्वेश्चन नहीं आता इनसे, ठीक है ना। पर बाय चांस के लिए कि अभी तक नहीं आया, बाय चांस आ जाए कहीं से कोई क्वेश्चन स्टेटमेंट बन के आ जाए कहीं से, तो हमें काम आ जाता है, और ज्यादा कोई हार्ड नहीं है, इतना ज्यादा डीप जाने की इसमें जरूरत नहीं है। थोड़ा सा समझ लो कि भाई ये सीक्रेटरी ये जस्ट वेसिकल्स हैं, लार्ज, ये मतलब जस्ट लार्ज स्फेरिकल वेसिकल्स है, ज्यादा इनके बारे में पूछना नहीं है, ठीक है। अब बात करनी है हमको ट्यूब्यूल्स और गोल्जियन वैक्यूल्स की। किसकी? ट्यूब्यूल्स और गोल्जियन वैक्यूल्स की। पहले आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लो जिससे अपन उस पर पहुंचे। अब बात करते हैं बेटा आगे के स्ट्रक्चर्स की। जैसे हमारे पास में ट्यूब्यूल्स है और गोल्जियन वैक्यूल्स है, यानी वेसिकल्स की बात हो गई। अब बात करते हैं ट्यूब्यूल्स की बेटा, है ना। तो ट्यूब्यूल्स क्या है? आप सिंपल से समझ लो, नाम से पता, ट्यूब्यूल्स यानी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स हैं, स्मॉल फ्लैट स्ट्रक्चर्स हैं ये, जो कि कहां से अराइज होते हैं? पेरिफेरी से अराइज होते हैं। बाउंड्री होती है ना पेरिफेरी, ठीक है, वहां से अराइज होते हैं, किसके? सिस्टर्ने की, ठीक है। सिंपल सी बात है, ज्यादा कोई इतना इसको ऐसा हार्ड एंड फास्ट वो रखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा सिंपल सी चीजें बस याद रखो कि हाँ भाई ये स्ट्रक्चर्स भी हैं, ठीक है, ड्यू टू फेनेस्ट्रेशंस। यहां तक की बात हो गई। गोल्जियन वैक्यूल्स, गोल्जियन वैक्यूल्स क्या है? तो सीधी सी बात है, आपने पता है एक चीज नोटिस की होगी कि मैंने जो मैचरिंग फेस था, कौन सा फेस? मैचरिंग फेस, या कह लो ट्रांसफेस जो था, ट्रांसफेस पर मैंने आपको वेसिकल्स दिखाई थी। तो उन वेसिकल्स में से कुछ तो होते हैं ना, वो होती है हमारे पास में गोल्जियन वेसिकल्स, और कुछ होती है उनमें से हमारे पास में, ठीक है ना, गोल्जियन वैक्यूल्स, ठीक है ना। उन वेसिकल्स में से कुछ तो कौन होती हैं? गोल्जियन वैक्यूल्स होती हैं बेटा। क्या होती है? गोल्जियन वैक्यूल्स। और कुछ होती हैं सीक्रेटिंग वेसिकल्स, जिसमें कुछ सीक्रेशंस निकलते हैं। जैसे मैंने आपको स्मूथ और कोटेड वेसल्स पढ़ाई थी, तो स्मूथ वेसल्स में मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इनके पास क्या होते हैं? सीक्रेट, पता है क्या होते हैं? इनके पास ग्रैन्युल्स होते हैं, सीक्रेटरी ग्रैन्युल्स होते हैं। ये सीक्रेशन में
इसमें क्या होते हैं सीक्रेटरी ग्रैन्युल्स, यानी वो सीक्रेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? स्मूथ वाली सीक्रेशन से रिलेटेड है। तो वो स्मूथ वाली क्या हो गई हमारे पास में सीक्रेटरी वेसिकल्स, ठीक है, और गोल्जी, और उनमें से जो वेसिकल्स होती हैं जो मैचुरिंग फेज से बनने वाली वेसिकल्स हैं, उनमें से कुछ तो क्या हो गई सीक्रेटरी, और कुछ कौन हो जाती है हमारे पास गोल्जी वैक्यूल्स हो जाती हैं। अब इनके पास में भी क्या होते हैं, उनके पास सीक्रेटरी ग्रैन्युल्स थे, इनके पास में क्या है एमोर्फस ग्रैन्युलर सब्सटेंस है। एमोर्फस मतलब जिसकी कोई प्रॉपर कोई शेप नहीं है, कोई मॉर्फोलॉजी नहीं है फिक्स, ठीक है, ग्रैन्युलर सब्सटेंसेस है इनके पास में भी, ठीक है, और ये भी क्या है लार्ज स्फेरिकल वैक्यूल्स है। और कहां से क्या है ये बेटा? लार्ज स्फेरिकल वैक्यूल्स है। क्या है ये? लार्ज स्फेरिकल वैक्यूल्स। और कहां से बनती है? वही मैचिंग फेज से बनती है। और किससे फिल्ड रहती है? एमोर्फस ग्रैन्युलर सब्सटेंस से। इनमें से कुछ जो होती है, ये बात हमारे पास इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है, इनमें से कुछ किसकी तरह काम करती है? सम ऑफ देम, ठीक है ना, सम ऑफ देम फंक्शन एज लाइसोसोम, किसकी तरह? लाइसोसोम की तरह काम करती है। इंट्रासेलुलर डाइजेशन, अभी पढ़ाऊंगा लाइसोसोम वैक्यूल्स के बारे में, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी नहीं तो, ठीक है। अब बात करते हैं बेटा फंक्शंस की, इसकी बात करते हैं फंक्शंस की। तो फंक्शंस में हमारे पास में देखो एनसीईआरटी की लाइन के हिसाब से हमने बता दिया प्रिंसिपली जो इसका फंक्शन है वो क्या है बेटा, कि भाई ये पैकेजिंग का काम करता है, और पैकेजिंग करने के बाद मटेरियल्स को क्या कर देता है, फिर ये सीक्रेट करता है, इंट्रासेलुलर सीक्रेशन और एक्स्ट्रा सेलुलर सीक्रेशन, सेल के अंदर और सेल के बाहर उनको सीक्रेट कर देता है। इतना बता रखा है आपको। अब यहां पर मैंने लिख दिया भाई, पता है क्या कि चीफ फंक्शन क्या बता दिया हमने इसका, सेल सीक्रेशन। अरे भाई पैकेट देखो बेटा, अगर कभी इन दोनों में से भी करने वहां पर आ जाए प्रिंसिपल जो फंक्शन है वो कौन सा है, तो एनसीईआरटी वाली लाइन को हम प्रायोरिटी देंगे। पर वैसे कभी वो वाली लाइन नहीं आए और हमारे पास जनरली ये भी काम आ जाती है हमारे पास कि भाई चीफ फंक्शन क्या है, तो पैकेज करने के बाद में करेगा क्या, सीक्रेट ही तो करेगा, या तो इंट्रासेलुलर सीक्रेशन होगा, ठीक है ना, एक्सक्यूज मी बेटा, ठीक है, या तो क्या होगा इंट्रासेलुलर सीक्रेशन होगा, या फिर क्या होगा एक्स्ट्रा सेलुलर सीक्रेशन होगा। तो चीफ फंक्शन क्या है गोल्गी कॉम्प्लेक्स का, एक्सपोर्ट करना या सीक्रेट करना, किनको, मैक्रोमोलिक्यूल्स को। मैक्रोमोलिक्यूल्स हम जानते ही हैं, लिपिड्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, ठीक है, उनको क्या करता है ये इंट्रासेलुलर सीक्रेशन करता है, एक्स्ट्रा सेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर उनको क्या करना, एक्सपोर्ट करना या सीक्रेट करना, ठीक है, और सेल के बाहर भी उनको एक्सपोर्ट करना है, सीक्रेट करना। पैकेजिंग करने के बाद यही काम तो करना है उसको, सीक्रेट ही तो करना है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी इसका क्या है, चीफ फंक्शन है या मेन फंक्शन है। पैकेट बना के क्या उसको रखेगा थोड़ी अपने पास, तो ये बात हमको ध्यान रखनी है बेटा। पहली प्रायोरिटी उसको है एनसीईआरटी वाले को, ठीक है, वो नहीं है तो बात ये भी चल जाएगी, ठीक है, यहां तक की बात हो गई बेटा। अब मैं जीए लिख रहा हूं उसको बेटा शॉर्ट में, है ना, तो कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। गोल्गी एपैरेटस, गोल्गी एपैरेटस इज आल्सो नोन एज मिडलमैन ऑफ द सेल, इसको मिडलमैन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। अब मिडलमैन क्यों है, हमें साफ साफ नजर आ रहा है, एक बात समझने की कोशिश करना। लाइसोसोम कोई काम करेगा, सुनना, इंट्रासेलुलर डाइजेशन, लाइसोसोम बना, तो अच्छा लाइसोसोम के लिए जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स बने उसके प्रिकर्सर किसने दिए, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो है, एंजाइम्स जो होते हैं अपन के पास में बेटा, एक बात समझ लेना, एंजाइम जो होते हैं वो मोस्टली कौन होते हैं हमारे पास में, वो हमारे पास में ये मान के चलो कि हमारे पास में जो एंजाइम्स हैं वो मोस्टली कौन होते हैं हमारे पास, प्रोटीन्स ही होते हैं। अब जैसे कुछ है जैसे राइबोजाइम, उसमें हमारे पास में कौन, आरएनए किसकी तरह काम करने लग जाता है, राइबोजाइम में आरएनए काम करता है किसका, एंजाइम का। लेकिन जो बाकी हमारे पास में जो भी है, तो यानी कि हमारे पास में ये मान के चलो 99% हमारे पास में जो है वो क्या है, हमारे पास एंजाइम्स, वो हमारे पास में हो गए प्रोटीन्स ही होते हैं। तो उनके लिए प्रिकर्सर किसने दे दिया हमारे पास, प्रिकर्सर तो दिया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, प्रोटीन बना के दिए, उसको मॉडिफाई करके, ठीक है, उसको मॉडिफाई करना, फिर ठीक है एंजाइम्स बने, फिर उसके बाद क्या बना, लाइसोसोम बनाया, किसने, इसने लाइसोसोम बनाया और लाइसोसोम बना दिया। अब लाइसोसोम इंट्रासेलुलर डाइजेशन करेगा, तो लाइसोसोम और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और बीच में कौन आ गया, मिडिलमैन, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, प्रोटीन बनाई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, काम को एंजाइम का कर रही है, बीच में मिडिलमैन कौन, गोल्गी एपैरेटस। ऐसे ही अब कोई सुनना, कोई मैक्रोमोलेक्यूल जैसे प्रोटीन बनाया, इसने उसको
उसको मॉडिफाई करके ग्लाइकोप्रोटीन बना दिया, या कोई भी इसके पास में प्रोटीन और लिपिड आए, ठीक है, प्रोटीन और लिपिड इसके पास में आए, इसलिए उनको मॉडिफाई किया। अब उनको कब सीक्रेट करना है, कहां सीक्रेट करना है, कहां एक्सपोर्ट करना है, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, गोल्जी एपरेटस के ऊपर डिपेंड करता है। तो कितना ट्रैफिक सेल के अंदर रखना है मैक्रोमोलेक्यूल्स का, इसके अंदर कितना कार्बोहाइड्रेट्स ही बनते हैं, ठीक है ना, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ही बनते हैं, जैसे हेमीसेलुलोज बनता है, म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स बनते हैं, ठीक है ना, पैक्टिक जो सब्सटेंसेस हैं वो भी बनते हैं, इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स ही बनते हैं। तो कितना ट्रैफिक रखना है, कितना सीक्रेट करना है, ये भी किसके सेल के अंदर मैक्रोमोलेक्यूल्स का ट्रैफिक कितना रखना है, वो भी किसके हाथ में, गोल्जी एपरेटस के हाथ में। तो गोल्जी एपरेटस आल्सो नोन एज डायरेक्टर ऑफ मैक्रोमोलेक्यूलर ट्रैफिक इन द सेल। सेल के अंदर जो मैक्रोमोलेक्यूलर ट्रैफिक होगा उसका डायरेक्टर भी कौन होगा, गोल्जी एपरेटस। तो इतना स्क्रीनशॉट लो इसका, देन हम आगे बात करेंगे। अब बात करें बेटा आगे, तो ये चीज मैं आपको ना पहले एक्सप्लेन कर चुका हूं, बस इसको एक है ना मतलब फ्लो चार्ट की फॉर्म में इसको थोड़ा समझना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने, ठीक है, क्या किए, इसने सिंथेसिस किया, सिंथेसाइज्ड प्रोटीन्स, ठीक है, एंड प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है ना, इसको इसने सिंथेसाइज किया, प्रोटीन्स, लिपिड्स, ठीक है, इनका सिंथेसिस किसने किया, हमें पता ही है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कैसे कर सकता है, ये सारे काम पूरा समझ चुके हैं, इनका सिंथेसिस किया। फिर यहां से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स कह लो या कह लो ट्रांजिशन वेसिकल्स, इनमें भर के ये सामान यहां से कहां पहुंचा, यहां पर और भी कोई मटेरियल है, ठीक है, क्योंकि ये चैनल की तरह काम तो करता ही है, ठीक है, जो मटेरियल्स को एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाता है, ठीक है, तो वो फिल हो जाता है किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल्स के अंदर, किसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वेसिकल्स में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स के अंदर फिल हो जाता है, ठीक है। और यहां से फिल होने के बाद में वो सिस फेज पर पहुंचता है, कहां पहुंचता है, सिस फेज ऑफ गोल्जी एपरेटस, गोल्जी एपरेटस के सिस फेज तक पहुंच जाता है और वहां जाके फ्यूज हो जाता है, ठीक है, ये बात हम समझा चुके हैं आपको। फिर वहां से मूव करता है किधर, मैचिंग फेज या ट्रांसफेज की तरफ मूव करता है, पता है, और इसी बीच में उसमें क्या हो रहे होते हैं, सिस्टर्नी के अंदर मॉडिफिकेशंस हो रहे होते हैं, जैसे लिपिड है तो ग्लाइकोलिपिड बना देगा, ठीक है, और प्रोटीन है तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देगा, इसी बीच में मॉडिफिकेशन वगैरह हो रहे होते हैं। फिर सीक्रेट होते हैं कहां पर, मैचिंग फेज पर उनको सीक्रेट कर दिया जाता है, किसकी फॉर्म में, मैचिंग वेसिकल्स की फॉर्म में। तो यानी इतना समझ लो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से जो वेसिकल्स आके सिस फेज पर चिपकती है उनको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वेसिकल्स या फिर ट्रांजिशन वेसिकल्स कहते हैं, और जो मैचिंग फेज से निकलती हैं सीक्रेशन के टाइम उनको क्या बोलते हैं, मैचुरिंग वेसिकल्स। ये समझ लेना है, सिंपल सी बात है। फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन कब, साइटोकाइनेसिस के टाइम पे, जब साइटोप्लाज्म सेल डिवीजन के टाइम पे, कैरियोकिनेसिस के बाद में यानी न्यूक्लियर डिवीजन के बाद में, जब साइटोप्लाज्म के दो टुकड़े हो रहे होते हैं, सेल के ओवरऑल दो टुकड़े जब हो रहे होते हैं, उस टाइम पे सेल मेम्ब्रेन का बनना पॉसिबल हो पाता है, किसकी वजह से, गोल्जी एपरेटस की वजह से, क्योंकि गोल्जी एपरेटस की जो वेसिकल्स हैं उसकी जो मेम्ब्रेन है वही क्या बनाती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनाती है। तो ये हो गई बात, आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, सेल प्लेट कब बनती है हमारे, अब ये समझना, प्लांट सेल जो होती है ना, प्लांट सेल में जब सेल डिवीजन होता है तो साइटोकिनेसिस के टाइम पे, यानी न्यूक्लियर डिवीजन हो जाता है, कैरियोकिनेसिस, उसके बाद आता है साइटोकिनेसिस, साइटोप्लाज्म का डिवीजन, उस टाइम पे एक सेल प्लेट बनती है बीच में, क्या बनती है, सेल प्लेट, थैलेमोप्लास्ट कह लो, ठीक है, सेल प्लेट बनती है, ठीक है। अब बाद में वो सेल प्लेट सेल वॉल में बदल जाती है, मिडिल लैमेला में बदल जाती है, यानी कि उनके, अब बदलने का मतलब आप समझ में आ रहा है, यानी उसी में से मिडिल लैमेला का पोर्शन बन जाता है, कुछ पोर्शन उसका सेल वॉल का पोर्शन बन जाता है। तो मिडिल लैमेला बनाने के लिए पैक्टिक सब्सटेंस, ठीक है, और जो पॉलीसैकेराइड सेल वॉल बनाने के लिए जरूरी है। तो ये चीजें कहां बनती हैं, ये चीजें बनती हैं किसमें, अभी बताया था, पैक्टिक सब्सटेंस, हेमीसेलुलोज वगैरह, ये कहां बनते हैं, गोल्जी एपरेटस के अंदर, तो उनके फॉर्मेशन में भी ये मदद करता है। तो गोल्जी एपरेटस हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, यानी सिंथेसिस ऑफ द पॉलीसैकेराइड्स, जैसे पैक्टिक सब्सटेंस वगैरह, हेमीसेलुलोज वगैरह, ठीक है ना। ड्यूरिंग स्पर्मियोजेनेसिस, यानी जब स्पर्म का फॉर्मेशन चल रहा होता है, ठीक है ना, तो स्पर्म के फॉर्मेशन के समय उस स्पर्म का जो हेड होता है ना, हेड टिप जो होती है ऊपर का, ऊपर की जो टिप होती है, टेल के अलावा ऊपर की साइड जो होती है टिप,
उस टिप पे कैप होती है, उस कैप का नाम होता है एक्रोसोम, और वो कैप भी किससे बनती है पता है आपको? गोल्जी एपरेटस के मॉडिफिकेशन से, गोल्जी कॉम्प्लेक्स के मॉडिफिकेशन से ही वो बनती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, वेरी इंपॉर्टेंट। बाद में वो कैप किसके काम आती है? वो कैप आती है बेटा जो एग होता है ना, एग, उस एग की कवरिंग्स को तोड़ने के काम आती है, जिससे कि उसके अंदर एंट्री हो सके, किसकी? स्पर्म की उसके अंदर एंट्री करवाई जा सके। तो वो चीजें बाद में आएंगी, ठीक है, ये समझ लेना है हमें। तो सिंपल सी बात है, इतना इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं और अब कम से कम टाइम वीडियो को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। अब बात करें बेटा आगे के फंक्शंस की, तो ये तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि लाइसोसोम जो बनता है, ठीक है ना, दोनों का कंबाइंड फंक्शन है, किनका? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, और गोल्जी एपरेटस। यानी ये क्या देगा? प्रिकर्सर्स ऑफ एंजाइम्स, और उन एंजाइम्स को पैक करके, और लाइसोसोम, ठीक है ना, उनको क्या करेगा? पैक करेगा वेसिकल्स में, और वो वेसिकल्स फिर किसकी तरह काम करेंगी? लाइसोसोम की तरह। तो लाइसोसोम बनाया किसने? दोनों ने मिलकर। प्रिकर्सर एंजाइम्स के जो प्रिकर्सर मटेरियल्स तो है, रॉ मटेरियल्स मान लो एक तरीके से, वो किसने दिया? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने। फिर एंजाइम्स को पैक करके वेसिकल्स में लाइसोसोम किसने बनाया? इसने। यानी अकेले इसका काम थोड़ी हुआ वो गोल्जी एपरेटस का, तो उनका मिलकर हुआ। किन-किन का कंबाइंड फंक्शन है लाइसोसोम का बनना? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस का। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है बेटा, यहां तक की बात हो गई। ओके जी। सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल मटेरियल में बता चुका हूं, सेल वॉल के लिए जो पॉलीसेकेराइड्स की जरूरत होती है उनको बनाता है, ठीक है। हार्मोन्स जो बनते हैं बेटा, एंडोक्राइन ग्लैंड्स के जो हार्मोन्स बनते हैं उनमें भी ये मीडिएटर का काम करता है। कौन? गोल्जी एपरेटस। मैनी फंगाई, ये एक सिंपल इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि मैनी फंगाई एंड सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, प्रोटोजोन्स जिनके पास में क्या होते हैं? सीलिया होते हैं बेटा, है ना। लैक्स, ठीक है ना, लैक वेल फॉर्म्ड गोल्जी बॉडीज, उनके पास वेल फॉर्म्ड गोल्जी बॉडीज नहीं होती। जबकि बात करें अपन फंगाई की, फंगाई में यूनिसिस्टर्नल क्या होते हैं? गोल्जी बॉडी मिलती है। यूनिसिस्टर्नल यानी जिनमें क्या मिले? केवल एक ही सिस्टर्ना मिले बेटा, सिंपल बातें हैं। अब मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी एपरेटस कैन बी अंडरस्टूड बाय पीपीटी, बड़ी शॉर्ट ट्रिक सी हो जाती है इसको, हम इसके जो मेन फंक्शन है गोल्जी एपरेटस को, इसको पीपीटी से समझ सकते हैं। पी फॉर प्रोसेस, पी फॉर पैकेजिंग, टी फॉर ट्रांसपोर्ट करना। प्रोसेस करना मतलब मॉडिफाई करना, जैसे ग्लाइकोसाइलेशन, ग्लाइकोसाइलेशन दोनों ही समझा चुका हूं। प्रोटीन से ग्लाइकोप्रोटीन बनना ग्लाइकोसाइलेशन, और लिपिड से ग्लाइकोलिपिड बनना ग्लाइकोसाइलेशन। तो पहले प्रोसेस करना यानी मॉडिफाई करना, ठीक है। फिर पैकेजिंग करना, उसकी फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम, मैंने कहा था ना, जैसे लाइसोसोम का फॉर्मेशन करना, पैक एंजाइम्स को पैक कर देता, नहीं करता वेसिकल्स में, और लाइसोसोम बनाता है। फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम पैक करने का हो गया, और ट्रांसपोर्ट करना, फिर उन्हें मैचिंग फेज से बाहर निकाल देना, और इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर टारगेट्स पर भेजना मटेरियल्स को, ठीक है। मटेरियल्स को कहां भेजना? इंट्रासेलुलर और एक्स्ट्रासेलुलर टारगेट्स तक भेजना। अब लाइसोसोम तो जो है उनके पास में, वो तो सेल में जरूरत है, उनको सेल के बाहर थोड़ी भेजेंगे। जब और भी कई मटेरियल्स होते हैं जिनकी सेल के बाहर जरूरत होती है, उनको बाहर सीक्रेट कर देता है, ठीक है ना, मॉडिफाई करने के बाद। तो ये हमारे पास में कुछ बातें हैं। अच्छा एक चीज और बता दूं आपको, वैसे जगह है क्या कहीं? चलो यही बता देता हूं। जो हमारे पास में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है ना बेटा, ये वाइड स्प्रेड है हमारे पास में, वाइड स्प्रेड है सेल के अंदर, बहुत फैला हुआ ऑर्गन है, ठीक है ना, वाइड स्प्रेड। जबकि अगर बात करें गोल्जी एपरेटस की, तो ये कैसा है? लोकलाइज्ड। कैसा है? लोकलाइज्ड सेल ऑर्गेनेली है। तो सिंपल सी बात ये हो गई, याद रखना, अच्छा है, ये भी पूछा जा सकता है। अब बात कंप्लीट हुई हमारे पास में एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है वो आधे से ज्यादा कंप्लीट हो गया, क्योंकि वो वैक्यूल्स और लाइसोसोम बचे हुए हैं इसके अंदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, और उनका जो कंटेंट है वो इनसे काफी कम है, यानी बहुत कम बचा हुआ है। फिर भी हमारे पास में वैक्यूल लाइसोसोम पढ़ने तो है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पार्ट 2 के अंदर हम उसको अपलोड कर देंगे बेटा। अब आपके पास में कंप्लीट डेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के पार्ट कौन कौन से, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी एपरेटस का है ये, ठीक है। अब आप लोगों को बेटा एक काम करना है, इस वीडियो को हो सके उतना शेयर करना है, ठीक है ना, और लाइक करना है वीडियो को, ठीक है। और जो भी आपके फीडबैक्स हैं, फीडबैक देना वीडियो के बारे में, और आगे इतनी अच्छी अच्छी वीडियोस आपको चाहिए, फुल डिटेल में सारी चीजें, बिल्कुल मतलब वो कहते हैं ना, बिल्कुल एकदम नीट लेवल पर, ठीक है ना, नीट लेवल की जो चीजें हैं, और बाकी ना तो बहुत ज्यादा ना बिल्कुल कम, एकदम लेवल पे रह के पढ़ाई
ठीक है। ऐसी वीडियो अगर आपको और चाहिए तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, औरों से भी करवाओ, चैनल की ग्रोथ होगी तो मेरा भी मोटिवेशन रहेगा कि मैं ऐसी वीडियोस आपके लगातार लाता हूं। थैंक यू सो मच।